बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बखैर आफियत होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे या काम थोड़े बहुत कंप्लीट कर चुके होंगे। इस वक्त तक उठकर नाश्ता या तो हो रहा होगा या आप लोग जो है वो कर चुके होंगे। अच्छा, इसके साथ ही एक नाज़रीन छोटी सी बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि कई दफ़ा ये होता है कि हम अपनी देख रहे होते हैं कि जनाब हमने अपनी ज़िंदगी में ये करना था, ये करना था, ये चीज़ रह गई, ये चीज़, तो वो जो ज़िंदगी में एक रिग्रेट होता है या एक कहें कि पछतावा, वो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा आप लोगों के लिए जो सुबह का एक छोटा मैसेज होता है वो यही है कि आप आगे बढ़ते रहिए, कोई आपको उस चीज़ से नहीं रोक सकता और आप छोटे छोटे स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में लेते रहिए। देखें, मौक़ों की कमी, जो मौके होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में हर दिन आपको देता है और हर दिन का जो है वो आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। खुशी से, मुस्बत रवैये के साथ आप उन मौक़ों को बैठें, सोचें और उनके ऊपर उनको पकड़ें और उनको पकड़ के ज़िंदगी में आगे निकलें। ऐसा ही मेरे साथ भी, जाहिर बात है मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो मेरे साथ भी हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम कई दफ़ा बेमानी समझते हैं, हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमें क्या फ़ायदा देगा, अच्छा ये इंटर्नशिप है, ये छोटा कोर्स है, ये हमें क्या फ़ायदा देगा, या ये जो एक्सपीरियंस है वो हमें क्या फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ें ही आपको फ़ायदा देती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी देती हैं। सो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने मौक़ों की तलाश भी कीजिए, मौके गवाइए मत, और उसके बाद जो है आप अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी में आपने सोचा हुआ है कि मैंने ये बनना है या मैं ये करना चाहती हूँ, तो उस चीज़ को प्लीज़ ज़ाया मत करें। आपको अल्लाह पाक ने टाइम दिया है, आप उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और आगे चलें। तो जनाब ये था मेरा आपके लिए छोटा सा मैसेज कि आप मुस्बत रवैया रखिए अपनी ज़िंदगी में, और उसके साथ ही हम करेंगे स्टार्ट। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोहिया 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट और मेहमान मौजूद होते हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छी मज़े की चटपटी बातें करते हैं और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव और जो मालूमात है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ आज दो मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो मेहमान हमारे पास हैं वो हैं डॉक्टर एहतशाम खालिद, न्यूरो फिजिशियन हैं, और ये इनकी जो ख़ास बात है वो ये कि हमारे पास ये कीमती असासा हैं हमारे पास मुल्क में इस टाइम, जो मशहूर न्यूरो फिजिशियंस हैं उनमें से एक हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और ये है कि एक से दो हैं और उनमें से ये एक हैं और आज हमारे साथ मौजूद है और हमें मौका देंगे कि आप भी उनसे जो है उनके बारे में जानें और उनसे मालूमात लें। और दूसरे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है एडवोकेट मोहम्मद उमर मंगाना साहब। ये जो है ये अपनी देखेंगे, इनसे बात करेंगे कि किस तरह ये एडवोकेसी और अपने सोशल वर्क के बारे में, कि सोशल वर्क को किस तरह लेकर चल रहे हैं और इस सोसाइटी को उनसे क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है जी, तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहतशाम खालिद। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। उसके बाद एडवोकेट मोहम्मद उमर मंगाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी अब खत्म हो गई, मौसम अब बेहतर हो गया। और फिर ये है कि डॉक्टर्स की तो बड़ी सख्त ड्यूटीज रही हैं कोविड सिचुएशन में भी, उन्होंने मैनेज किया है अपना जो है पेशेंट्स को भी, रूटीन को भी, तो ये बड़ा टफ था। तो सर हमारे लिए तो ग़ैरत कौम के मौसम हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इस कम अज़ कम इस कोविड दौर के, पूरी दुनिया के लिए। अच्छा एहतशाम साहब, अपनी बारे में बताइए, आजकल क्या हो रहा है और किस तरीके से रूटीन चल रही है। दूसरा अपनी अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि किस तरीके से आप यहाँ तक आए। थैंक यू सो मच शवार। सो मैं जैसे आप बता भी रही थी, मैं पाकिस्तान में 2 न्यूरोमस्कुलर सब स्पेशलिस्ट हैं और उनमें से एक मैं हूँ और एक आगा खान में है।
मैंने MBBS अपना निश्तर मेडिकल कॉलेज से किया, जो कि अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने ट्रेनिंग शुरू निश्तर से ही की, लेकिन उसके बाद मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर से मैंने इंटरनल मेडिसिन या मेडिसिन की रेजिडेंसी की। उसके बाद हमारा जो स्पेशलाइजेशन की बॉडी है CPSP, उनका स्कॉलरशिप था जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग के लिए, जो कि मैंने किंग फहद मेडिकल सिटी रियाद सऊदी अरेबिया से की। जो किंग फहद मेडिकल सिटी है, इसको नेशनल न्यूरो साइंसेज इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। ये गल्फ का सबसे बड़ा न्यूरो साइंसेज सेंटर है। वहाँ से मैंने न्यूरोलॉजी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अपना FCPS जो कि सबसे बड़ी डिग्री है पाकिस्तान की न्यूरोलॉजी की, वो की। और इसके अलावा MRCP UK जो इंग्लैंड की डिग्री है वो की। उसके बाद चूँकि मुझे थोड़ा शौक था मज़ीद पढ़ने का और सीखने का, क्योंकि नेचुरली डॉक्टर्स से रिलेटेड जितना आप पढ़ते हैं उतना फ़ायदा आपके मरीजों को होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्दर ट्रेनिंग के लिए फिर मैं अमेरिका चला गया, कुछ अर्सा न्यूयॉर्क में गुजारा। फिर उसके बाद टेनेसी में अमेरिका की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने न्यूरोलॉजी रेजिडेंसी की, फिर फेलोशिप की, फिर मैं वहाँ पे कंसल्टेंट था। और उसके बाद फिर मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि वापस आ जाओ। मैं वापस आ गया और यहाँ पे मैंने फिर ज्वाइन किया था मुख्तार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में, जहाँ पे मैं कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, काम भी किया। अभी मैं प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ आइडियल मेडिकेयर के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की वजह से काफ़ी बिजी रहा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मेरी सब स्पेशलाइजेशन की वजह से जो पेशेंट्स हैं वो 5 प्रोविंसेस से इंक्लूडिंग कश्मीर से आते हैं मेरे पास। तो और मेरे ख्याल में उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि अगर रेगुलर रूटीन पेशेंट देखता तो शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आता। आई लाइक टू टेक चैलेंजेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और आई थिंक आई वाज एबल टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव। ओह दैट्स नाइस। ये इतनी माशाल्लाह इतनी क्वालिफिकेशन और इतनी बेहतरीन जो है ये फील्ड न्यूरो फिजिशियन की, और ये आसान नहीं है, डेफिनेट बात है, ये बहुत मुश्किल है। और इसके बारे में सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे लिए आप एक असेट हैं, हमारी कंट्री के लिए एक असेट हैं। और जैसा आपने बताया कि आपने मतलब ये कि उसके अलावा एक सेंटर भी इस्टेब्लिश किया और आपने उसको कोविड डेज में रन भी किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा एहतशाम साहब, ये बताएं कि जब आज हम जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि हमारा जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रोक्स के बारे में हम बात करेंगे, तो सर उसके बारे में बताइए कि ये जो फॉलेज अटैक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एग्जैक्ट जो टर्मिनोलॉजी होती है उसके बारे में बताएं कि ये क्या होता है, और फिर इसकी इनिशियल जो अलामात होती हैं वो क्या होती हैं। सो फॉलेज तो हम उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। नेचुरली उसके बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे खून का बह जाना या रग का बंद हो जाना। लेकिन अलामात जो हैं वो आम लोगों के लिए या ऑडियंस के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो जो अमूमन अलामात हैं उसमें बोलने में मुश्किल होना या बोल ना पाना या ज़ुबान का लड़खड़ाना, ठीक है। उसके अलावा चेहरे की एक तरफ को खिंच जाना या दूसरी तरफ को खिंच जाना, एक तरफ की कमजोरी होना, ये नहीं कि दोनों तरफ कमजोर, एक तरफ की कमजोरी, दाईं या बाईं तरफ की कमजोरी होना। अगर आपको ये अलामात हैं तो ज़्यादा चांस है कि ये स्ट्रोक है। फालिज जो है अमूमन हम कहते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों को होता है, लेकिन ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ को ज़हन में रखिए। बाज़ औक़ात इवन अमेरिका में भी बच्चों में स्ट्रोक को देखना समझना जो है वो एक चैलेंज होता है, क्योंकि पेरेंट्स फ़ौरन सोचते नहीं कि ये फालिज हो सकता है छोटे से बच्चे में, तो इस चीज़ को जहन में रखिए। लेकिन जो अमूमन अलामात हैं वो यही हैं कि ख़ास तौर पर बोलने में मुश्किल या ज़ुबान बिल्कुल ही नहीं बोल पाते या लड़खड़ा रही है और एक तरफ की कमज़ोरी होना। अगर आप ऐसे मरीज़ को टाइमली हॉस्पिटल ले आएँ तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये अलामात ज़हन में रखें। तो इसके अलावा हमने बल्कि एक YouTube चैनल भी बनाया है पेशेंट अवेयरनेस के लिए, मेरे नाम से ही एहतशाम खालिद, अगर आप टाइप करें तो वो आप चैनल उस पर ढूंढ सकते हैं। उसमें फालिज और वो उर्दू में है, ठीक है, ये उर्दू में है। तो फालिज की अलामात और फालिज की किस्में या टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जनरल फिजिशियंस हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि फालिज की बहुत सी किस्में हैं और उनके मुताबिक इलाज में फ़र्क आ जाता है। सर डॉक्टर्स में फ़र्क आ जाता है, स्पेशलिस्ट में फ़र्क आ जाता है।
कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ फिजिशियंस की तरफ चले जाते हैं कि आप हमें इस चीज़ को करें, और वो फिर टाइम जो है वो उसमें ऐसा ही वेस्ट हो है। जाता है। अच्छा सर, कितने % लोग आपको लगता है कि आप मुल्तान में ही हैं और काफ़ी अरसे से खिदमात आप सर अंजाम दे रहे हैं फील्ड में, तो सर कितने % लोग जो हैं उन्हें आप अब तक जो है लगता है आपको कि उनमें चांस, मतलब आपके पास जो पेशेंट आए हैं उनका परसेंटेज क्या है? अब तक मेरे जो मैंने टोटल मरीज देखे हैं पाकिस्तान आने के बाद, उनका नंबर कोई 3 से 3,500 के बीच में है। ये वो हैं जो फर्स्ट विजिट पेशेंट हैं। सो 3,000 to 3,500 के बीच में है ये नंबर। इनमें से जो, क्योंकि एक तो होता है कि आपका डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर है, तो मरीज़ कहीं और नहीं जाता, डायरेक्ट उसी एक सेंटर में आता है, तो आपका डाटा बड़ा होता है। सो मेरे पास अब तक तकरीबन 250 के करीब मरीज़ हैं। सो अगर आप 2,500 लें और उसमें से 250, तो मेरे को 10% पेशेंट ऐसा है जो कि फालिज के साथ आया है इस दौरान। लेकिन इसमें ये समझ लेना ज़रूरी होता है, जो एक दफ़ा मेरे वालिद ने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया कि एक मरीज़ को फालिज 3 साल पहले हुआ या 10 साल पहले हुआ, तो उनको मुझे दिखाना चाहिए या नहीं। तो इसमें आम लोगों के लिए ये ज़्यादा अहम है ये चीज़। तो मैंने अपने वालिद को भी ये कहा, मैंने कहा एज अ कंसल्टेंट आप मेरे पास 1 घंटे बाद आएँ, 1 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, 10 साल बाद आएँ, मेरे पास फिर भी कुछ ना कुछ होगा ऑफर करने के लिए उस मरीज़ को। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो फर्स्ट 4.5 आवर, पहले 4.5 घंटे में अगर आप मरीज को डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर में ले जाएं तो उनका एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो हो सकता है। नेचुरली उसके बाद भी ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें भी ये समझ लेने की स्लो हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाती है, रिकवरी स्लो हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर एहतशाम ने कि अगर किसी को जो फालिज या स्ट्रोक जो है उसका प्रॉब्लम एकदम से आया है, तो ये है कि आप, अगर आपको वहम भी है और शक भी है, तो आप उसको पहले 3-4 घंटे में अगर उसको फौरी तौर पे स्पेशलिस्ट से, न्यूरो फिजिशियन से अगर आप कंसल्ट कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है, और आप ये है कि रिकवरी में आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत जल्दी ये कि रिकवर हो जाएंगे उस चीज़ से। बहुत अच्छी सर आपने बात कही। अच्छा सर, आपसे इस पर मजीद बात करेंगे। अब चलते हैं मोहम्मद उमर साहब, एडवोकेट मोहम्मद उमर साहब की तरफ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपसे हम बात करेंगे कि जैसे कि आप सोशल वर्कर भी हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं, और जो सोशल वर्क है आपका सर, उसके बारे में हम जानेंगे कि आप बताएं कि किस तरह चल रहा है, किस बारे में चल रहा है, और जो है जाहिर बात है आप फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बताइए कि जो किसान होते हैं, किसानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, और किस तरीके से आप उसको हल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने LLB भी किया है, पॉलिटिकल साइंस, मैंने मास्टर भी किया हुआ है। बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो एज ए फार्मर, मतलब ज़िम्मेदार घराने से हमारा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वो रिटायर हुए अभी रिसेंटली, तो ज़ाहिर है तालीम से भी हमारा जो है ना उस हवाले से हमारा लिंक है। मैं अपनी यूनियन काउंसिल में चेयरमैन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा इलाका जो है वो मैंगो के हवाले से बहुत मशहूर है, नवाबपुर। हाँ जी, तो वहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट क्वालिटी जो ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ से आम हमारा जाता है। सर, क्या ये आम हमें भी मिलते हैं या ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ही हो रहे हैं? इस बारे में भी बताएं। अच्छा, बाई चांस आप तो नहीं मिल सकते क्योंकि सीजन ऑफ हो चुका है। अब तो भी आम नायाब है। अब अगले साल का वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे मुल्क के लिए बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है, और इलाके के लिए भी ये चीज़ बहुत खुशकुन है एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरे इलाकों की बात करते हैं, जैसे मेलसी है, ठीक है, या दूसरी साइडें हैं जहाँ पे मतलब कॉटन होती है या गंदम होती है, या उससे हमारा इलाका ज़्यादा खुशहाल है आमों की वजह से। जबरदस्त, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्योंकि इलिटरेसी रेट वो तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो किसान क्योंकि थोड़ा अनपढ़ होता है तो उसकी एक्सेस जदीद टेक्नोलॉजी तक फिलहाल नहीं बात है, वो नहीं होती, उनको तो पता ही नहीं होता कि करना कैसे। अगर एक मिसाल है, उन्होंने बहुत मेहनत की और उसको पेस्टिसाइड्स या मतलब ये कि उनको कोई
यानी इस तरह की जड़ी बूटियां या कोई इस तरह के ऐसे ही है। हशरात से मसला है, तो ये कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता और वो नुकसान हो जाता है। वो नुकसान हो जाता है। और हालांकि आम जो पाकिस्तान का आम है वो बहुत कीमती है कंपेयर टू इंडिया का आम। वो अल्फांसो उनका मशहूर है, वो टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल जीरो है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान के आम की चाहत बहुत है, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है और क्योंकि किसानों के पास कह लें कि वेल एजुकेटेड वो नहीं है, बिल्कुल वेल एजुकेटेड नहीं है, तो जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अगर हो भी रही है एक्सपोर्ट तो उसके लिए जो मीडियम है वो इतना टेक्निकल और डिफ़िकल्ट है कि मेरे ख्याल में एक अनपढ़ बंदा तो सोच ही नहीं सकता कि वो एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, अनपढ़ बंदा सोच भी नहीं सकता और सर फिर वसाइल भी नहीं है। तो सर फिर मेरा ये एक सवाल है कि जो गरीब किसान हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, जो लोग नहीं जो है वो अफोर्ड कर सकते, लेकिन ये है कि वो छोटे लेवल के किसान है, सारी बात है कि उनका वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं जो है जनरेट करने में मुख्तलिफ किस्म के अजनास। तो सर ये बताएं कि फिर आम से रिलेटेड जो इस तरह के जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए बताएं कि उनके लिए फिर आप लोग क्या कुछ हेल्प कर रहे हैं, या उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है या कुछ भी इस तरह। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब सोशल मीडिया के साथ साथ जो अब न्यू जनरेशन है, पेरेंट्स की शदीद ख्वाहिश है कि बच्चे हमारे पढ़ें। मतलब चाहे वो हैंड टू माउथ भी हैं तो वो कोशिश करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाएं। जाहिर बात। ठीक है। अच्छा, मतलब एक छोटा बच्चा जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है वो उस किसान से ज़्यादा अवेयरनेस रखता है जो बेचारा 40 साल से जो है ना एक पुराने एक सेटअप में रह रहा है। ठीक है। वो टेक्नोलॉजी को भी अवेल कर सकता है, उसके ऊपर वो डिस्कस भी कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी, मतलब वो अगर उस बच्चे को भी मीडियम बना लिया जाए जो एक किसान का बच्चा है, तो वो मेरे ख्याल में वो अपने पेरेंट्स की ज्यादा हेल्प कर सकता है इस हवाले से। बिल्कुल। आजकल तो आपको हर चीज वैसे भी ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ जी। तो इसमें जो सबसे बड़ी जो हर्डल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट मेरे ख्याल में इस फील्ड में नहीं है। हालांकि तकरीबन मतलब आपको नजर नहीं आता इस तरह की कोई एफर्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही। 70% लोग एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान के 70% लोग हैं। मेरे ख्याल में को 8 से 10% लोग होंगे जो इंडस्ट्री के साथ अटैच। जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो 10% मेरे ख्याल में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कंपेयर टू 70% जो है। उसकी सिर्फ वजह ये है कि क्योंकि एक कोई मीडियम नहीं है जिसके ऊपर उन्हें इकट्ठा करके उन्हें अवेयरनेस दी जाए कि यहाँ पे अगर ये, जैसे मिसाल के तौर पे हेल्पलाइंस बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। चलो, पुलिस की एक हेल्पलाइन बनी हुई है कि कोई प्रॉब्लम है आप 15 पे कॉल करें, या दूसरा मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए 1122 या इस तरह के एक मीडियम्स बने हुए हैं। किसानों के लिए कोई ऐसा फोरम नहीं है। बहुत बड़ा वाकई अलमिया है कि उनके लिए कोई फोरम ऐसा नहीं है, कोई हेल्पलाइन नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कहीं कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो चलो कोई हेल्पलाइन उन बेचारों के लिए हो, वो उससे कोऑर्डिनेट करके चलो उससे कुछ ना कुछ वो फायदा उठा ले। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हमारे इलाके में मैं समझता हूँ, यकीन करें, वहाँ से करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं आमों के सीजन में, करोड़ों रुपए जनरेट होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो आम की क्वालिटी है, जिस हिसाब से मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर है, उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। उसकी वजह, बेसिक वजह यही है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो बेचारे गाइड करने वाला नहीं है। देखिए, जो आम है ना वो तो हमारे मुल्क की शान है कि आप एक और फिर मुल्तान का नाम तो उसके साथ ऐसे एसोसिएटेड है कि आम आने, हम लोग तो कहीं चले भी जाएं तो वो एक ही सवाल होता है कि अच्छा आए हो, आम नहीं लेकर आए। तो मतलब उसके बगैर वो हम भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते हैं कहीं पे जाएं। तो आप आए हैं तो आम, तो ये है कि देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी जनरेशन जैसे आम है और जो किसानों से उन्होंने ये बात की है कि वो जो छोटे किसान है उनके लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और जो अगर बड़े किसान हैं या बड़े जिम्मेदार हैं उन लोगों के लिए भी कोई, वो जिस तरह ये बता रहे हैं कि अवेयरनेस का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना हुकूमत की तरफ से है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जैसे अब CPEC शुरू हुआ है
ठीक है, उससे जाहिर है सिटी टू सिटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जाहिर है वो डेवलप हो रहा है, वो सिस्टम डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के साथ वो एग्रीमेंट्स करें, अच्छे एग्रीमेंट्स। और ये है कि किसानों के लिए उनकी अवेयरनेस और उन्हें मजबूत करने के लिए जो है वो उस पर काम हो। और सर फिर ये छोटे किसान जो हैं ये कैसे फिर लेते हैं अवेयरनेस, कैसे मतलब और नहीं समझ आ रहा, ठीक है ये कोई उन्होंने जो फसल वगैरह की है, जैसे आप सोशल वर्क इसी उसमें कर रहे हैं, फिर क्या होता है? उन बेचारों का काम सिवाय मिडल मैन के नहीं चल रहा, और मिडल मैन ज्यादा कमा रहा है कंपेयर टू फार्मर जो पानी लगाता है, खादें देता है, दिन रात वो जाग के जनाब उसकी रखवाली करता है, सारा कुछ। मिडल मैन ज्यादा कमा जाता है, वो किसान बेचारा रोल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप आगे गंदम की काश्त का मौसम आ रहा है, तो गंदम की काश्त मौसम में जो खाद का रेट है वो तकरीबन 7,000 रुपये है DAP की बोरी का, ठीक है। अच्छा, बाकी जो खादें हैं जो इस टाइम जरूरत होंगी वो सारी पीक पे पहुंची हुई हैं। डीजल पेट्रोल का आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी क्या पोजीशन है, उनकी प्राइसेस कहाँ। ये बात फैक्ट है कि महंगाई में पिस चुका है फार्मर्स है। इस पर मजीद बात करेंगे। अभी हमें लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दोबारा से इनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस और वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और आज हम अपने मेहमानों से बात कर रहे हैं दो एक अहम मौजू के ऊपर। तो चलिए गुफ्तगू की तरफ वापस आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर एहतशाम साहब, आप एक न्यूरो फिजिशियन हैं, हम आपसे डिस्कस कर रहे थे फालिज के स्ट्रोक और उसकी अलामात के बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को बताइए कि अगर आपको स्ट्रोक आ गया और फिर यह है कि फिर आगे क्या करना है, उसका क्योर किस तरह होगा और उसकी जो है क्या कहना चाहिए ट्रीटमेंट हमारे मुल्क में क्या क्या वसाइल हैं, किस तरह अवेलेबल है और हमारे रीजनली जो है इलाकाई तौर पर वो किस तरह से अवेलेबल है पॉसिबिलिटीज। सो फालिज का जो ट्रीटमेंट जैसे हमें पहले भी डिस्कस किया कि एक तो फर्स्ट एक्यूट फेज कि अभी फालिज हुआ है तो क्या ट्रीट करना है। मेरे ख्याल में हमें वो ऑडियंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मेडिसिन है जिसको हम TPA या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर अल्टेप्लेज के नाम से वो मेडिसिन आती है, वो ड्रेप ने अप्रूव कर दी है। ये दवाई पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से अमेरिका में यूज़ हो रही है और पाकिस्तान में अब अप्रूव हुई है। तो डेडिकेटेड स्ट्रोक सेंटर्स बन रहे हैं क्योंकि सिर्फ मेडिसिन नहीं, आपको एक टीम वर्क चाहिए बिल्कुल कि पहले पेशेंट सिलेक्शन के ये वाकई पेशेंट कैंडिडेट है नहीं है ताकि नुकसान ना हो जाए मरीज़ का। तो ये मेडिसिन पहले 4.5 घंटे 4.5 आवर्स में दी जाती। जैसे दिल का दौरा पड़ जाए तो आपको जल्दी जाना होता है ताकि वो दवाई, दिल की दवाई जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है लेकिन इससे मिलती जुलती है। तो फालिज के मरीज़ों को अगर ये दवाई दी जाए तो देखा ये गया है कि तकरीबन 30 से 35% मरीज़ जिनको फालिज हो चुका होता है वो बेहतर हो जाते हैं या उनकी डिसेबिलिटी कम हो जाती है। अगर ये दवाई ना दें तो नेचुरली इतनी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स नहीं बेहतर होते, 10% तक मरीज़ जो है वो बेहतर हो सकता है बगैर दवाई के भी। लेकिन अगर दवाई दें तो 20 से 25% और मरीज़ बेहतर हो सकते हैं। सो पूरी दुनिया में फालिज जो है वो सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि अगर घर में किसी फर्द को फालिज हो जाए, अब वो बिस्तर पे है, उसको अपनी केयर भी चाहिए, खाने पीने की एहतियात भी चाहिए। अगर वो पहले जॉब करता था वो जॉब नहीं कर सकता, हर चीज़, तो एक बर्डन बन जाता है फैमिली के लिए भी और ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी और प्रोडक्टिव लाइफ का लॉस कंसिडर किया जाता है। नेचुरली हमारे पास पाकिस्तान में तो ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी कंसिडर होते हैं। सो डिसेबिलिटी से बचने के लिए ये दवाई ज़रूरी है। अब जब अप्रूव हो चुकी है, डेडिकेटेड सेंटर्स बन रहे हैं। इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में शिफा इस्लामाबाद और आगा खान कराची में ये हो रहा था। अभी लाहौर में सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने शुरू किया है। वहाँ पे डॉक्टर कासिम बशीर हैं, माशाल्लाह वो भी US ट्रेंड हैं और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हैं। तो माशाल्लाह वो लीड कर रहे हैं इस टीम को। तो वहाँ पे ये शुरू हो चुका है। लेकिन माशाल्लाह हमारे मुल्क की 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, इतने सारे सिटीज़ हैं, तो हर सिटी में सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है, डेडिकेटेड सेंटर्स की ज़रूरत है। इस तरह की टीम हमें चाहिए है जो कि रीजनली भी पेशेंट्स को देखे और उनको गाइड करे।
दूसरा फैक्टर इसमें, चूंकि ये दवाई जो है थोड़ा सा कॉस्टली है, जो कि अमूमन हर TPA दवाई के costly जी हाँ, तो जो फालिज के मरीज़ हैं उनको एवरेज 2 से 2.5 लाख इस दवाई की कॉस्ट है जो कि पे करनी पड़ेगी। नेक्स्टली अभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो इसको प्रमोट कर रही है और उसको सब्सिडाइज करके दे भी रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे ख्याल में हमारे बिजनेस सेक्टर को समझना चाहिए कि इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। सो अगर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इसमें इंटरेस्ट लेती है और ये दवाई हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं या पैकेजिंग कर सकते हैं, तो उससे कॉस्ट कम हो जाएगी रादर देन कि हम बाहर से डिपेंड करते रहें, तो उससे एक पूरी नेशन को फ़ायदा होगा और होना चाहिए। सो ये तो इसका बिजनेस एस्पेक्ट हो गया। जहाँ तक बात है रीजनल सेंटर, मैंने बताया कि सिर्फ अभी सिविल हॉस्पिटल लाहौर है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अभी 2 हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हो रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले और जो हमारे बिजनेस सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इंटरेस्ट ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे ये अवेलेबल हो पाए। अगेन टीम वर्क में सिर्फ न्यूरो फिजिशियन रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें फार्मासिस्ट भी रिक्वायर्ड है, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी रिक्वायर्ड है, एक अच्छी एमरजेंसी टीम भी रिक्वायर्ड है। तो ये सब इस्टेब्लिश करने के लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये कि हमें गवर्नमेंट, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जिस तरह आपने बताया कि ये एक पूरा टीम वर्क जो है वो तश्कील देने की ज़रूरत है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ठीक है कुछ काम हो रहा है, जिस तरह शिफा की इन्होंने एग्जांपल दी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि रीजनली भी इस पर जो है वो तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि जो बहुत ज़्यादा जो लोगों को एक तो शुरू में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, हम यही चाह रहे हैं कि अवेयरनेस आप तक पहुँचे और आप जो है फौरी तौर पर जो एक अर्ली स्टेप्स होते हैं वो ले लें। इसमें एक जो बहुत अहम स्टेप मेरे ख्याल में ऑडियंस को समझना चाहिए क्योंकि नेचुरली वो अफेक्टीज हैं, यानी फालिज के साथ जो मरीज आता है, फालिज या फालिज से रिलेटेड चाहे वो खून बहे दिमाग में या स्ट्रोक हो, ये न्यूरो फिजिशियन की डोमेन है। क्योंकि कॉमन मसला हमारे पाकिस्तान में क्या है, मेरे साथ खुद भी कई दफ़ा ये हो चुका है कि न्यूरो सर्जन्स जो हैं मरीज़ उनके पास चले जाते हैं और थोड़ा सा हमारे एथिकल प्रैक्टिस की कमी है पाकिस्तान में कि अगर पेशेंट जो है वो गलत फिजिशियन या सर्जन के पास चला गया है तो ये नहीं कहते कि नहीं तुम इसके पास चले जाओ, उसको 1-2 दफ़ा बुला के उसके बाद फिर उसको गाइड करते हैं और उसमें वो बड़ा प्रेशियस टाइम ज़ाया हो जाता है जिसमें रिकवरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में लोगों को भी ये समझना चाहिए, अगर आज की डिस्कशन में न्यूरोलॉजी से रिलेटेड एक बात आप लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये समझ लीजिए कि फालिज या दिमाग में खून का बहना प्राइमरीली न्यूरो फिजिशियन की डोमेन है। अगर आपके करीब में न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल हैं तो बेशक डायरेक्टली उनके पास जाइए, वरना जो जीपी या जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या गली मोहल्ले के हमारे जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाइए ताकि वो आपको गाइड करें कि न्यूरो फिजिशियन के पास आपने बात की। देखिए जब इस तरह के किसी स्ट्रोक का मसला हो तो आपको ये नहीं कहना कि न्यूरो लगा हुआ है ना, किसी डॉक्टर की जो एक्सपर्टीज है और डिग्री है उससे पहले अगर न्यूरो लगा हुआ है डजंट मीन दैट कि ही इज द कंसर्न पर्सन या वही बंदा है जो आपकी मदद कर सकता है। न्यूरो फिजिशियंस जो होते हैं वही इसको सही और प्रॉपर तरीके से देखते हैं। अच्छा सर, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए कि किस तरीके से, मतलब जब आते हैं आपके पास जो ठीक है न्यूरो फिजिशियन अगर रेफर हो गए, पता चल गया, या 2-3 डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं वो आपको बताएं तो आप देखें कि भाई किसकी राय जो है वो मैच करती है, और ये भी एक शॉर्ट एक मैं आपको बता रही हूँ कि किसी एक पर रिलाई ना करें। तो ये कि ठीक है आप न्यूरो फिजिशियन के पास चले गए, तो उसके बाद की ट्रीटमेंट जो है वो हमारे यहाँ वसाइल क्या है, किस तरीके से जो है जो रूटीन ट्रीटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल है, वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। सो इसमें ये समझ लेना चाहिए, जो जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल में भी हमने एक्सप्लेन किया है कि जो फालिज है वो 2 तरह का होता है आम लफ्जों में, छोटी शरेआन का फालिज या बड़ी शरेआन का फालिज। ठीक है, छोटी शरेआन का फालिज थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, बड़ी शरेआन के फालिज के ट्रीटमेंट्स हैं। दूसरा जो एक और अहम चीज़ है वो अगेन ऑडियंस को समझनी चाहिए कि एक तो हमें अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल करने चाहिए। रिस्क फैक्टर्स हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं इलाज करने में और मरीज़ को बचाने में, लेकिन उससे पहले वाले स्टेप पे हम इतनी तवज्जो नहीं देते। और वो क्या है कि आप अपनी शुगर कंट्रोल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और उसको रेगुलर चेक करते रहें। सादा सा बीपी ऑपरेटर्स लें, घर पे चेक करते रहें। ये नहीं कि आप फालिज हो गया है तो बीपी ऑपरेटर्स लेना है और चेक करना, उससे पहले ही आप रेगुलर चेकअप्स कराते रहें। वाकई ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कहते हैं ना बीपी ऑपरेटर, ये नहीं आप अपना जो बीपी है वो आप
चेक में रखें, आप देखते रहें, अगर ज़्यादा हो रहा है कोशिश करें कि उसको कम करें। और सर इसके अलावा ये है कि शुगर पेशेंट्स के लिए आपने बड़ा अच्छी बात की कि ये है कि उनको भी जो है वो अपनी शुगर के ये ज़्यादा होता है। अच्छा सर, इस पर ना आपसे मज़ीद अभी बात करूँगी मैं इससे डिटेल में। चलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट की तरफ। मंगाना साहब, ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि जो फार्मर्स हैं और वो ये है कि आपका उनके साथ एक सोशल वर्क का एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है और आप उनके लिए जो है आप उन्हें सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। तो ये कि आप वहाँ पे चेयरमैन भी हैं, ठीक है, अपने काउंसिल के। तो ये बताइए कि किस तरह से के लोग जो हैं आपके पास आते हैं तो और उनको क्या एडवाइस मिलती है और किस तरह का जो है वो आपको लगता है कि हुकूमत को कौन से ऐसे इकदाम हैं वो करने चाहिए। ये जो है सिर्फ आपके अपने इलाके के लेवल पर वो भी बताइए और जो नेशनली है किस तरह के इंतजाम हुकूमत को करने चाहिए वो भी बताइए। सही। एक तो मतलब सिटीज़ में तो ज़ाहिर है लोगों का इतना इंटरेक्शन नहीं होता, देहातों में एक दूसरे के साथ बहुत कोऑर्डिनेशन होता है। जबरदस्त, ये भी तो बात है, मतलब अच्छी एक पॉजिटिव। शाम को इकट्ठे हो जाना, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटना या एक दूसरे की। अच्छा, आप बैठते हैं उनमें? हाँ जी बिल्कुल। और वो जो एक निशिस्त लगती होती है, बिल्कुल बैठते हैं जी, बिल्कुल बैठते हैं, बहुत मजा आता है। ठीक है, बहुत, बल्कि सारे दिन की टेंशन खत्म हो जाती है जब दोस्त की खत्म होती है, उनकी खत्म होती है। इंटरलिंक्ड है, ठीक। तो जाहिर है अगर जाहिर है मेरी टेंशन खत्म हो रही है तो दूसरों की भी हो रही होगी, जाहिर है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो शाम को जो बैठक लगती हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं ख़ुसूसन किसानों के, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की जो कंपनी होगी जाहिर है उनके दोस्त डॉक्टर साहबान ही होंगे और जाहिर है डिजीज़ के बारे में डिस्कस होता होगा, जाहिर है ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस होता होगा। तो हमारा क्योंकि किसानों के साथ चोली दामन के साथ तो जाहिर है उनके साथ वही डिस्कशंस होती हैं, उनके प्रॉब्लम डिस्कस भी होते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस होते हैं, ठीक है ना। हमारा एज ए चेयरमैन अपनी यूनियन काउंसिल का मेरा मोस्टली इदारों के साथ वैसे रब्ता भी है। महकमा ज़राअत वो वाला नहीं, एक और महकमा ज़राअत जो एग्रीकल्चर वाले उनके साथ। तो क्या सर वो महकमे सपोर्ट कर रहे हैं आपको? कभी किसी ने स्पॉन्सर किया हो, किसी ने सपोर्ट दी हो या आपने मैसेज दिया हो कि भाई ये जो हमारे एरिया के किसान परेशान है तो उनके लिए? जब आमों का सीजन शुरू होता है, जब बूर वगैरह आता है, स्प्रे का टाइम होता है, तो उस वक्त गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं, जो महकमा के कंसर्न ऑफिसर होते हैं, वो हमारे साथ रब्ता करते हैं, ठीक है, कि आगे मतलब मौसम इस तरह का चल रहा है, तो एक्सपेक्टेड जो डिजीज हैं उसके बारे में हम आपके साथ मतलब टाई अप करना चाह रहे हैं, लोगों को उसके नॉलेज देना चाह रहे हैं। तो फिर मोस्टली मैं जो हमारे जगह है बैठने की, तो वहाँ पे मैं दोस्तों को, इलाके वालों को इकट्ठा कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ताकि वो बैठ के उनके साथ वो मसाइल शेयर भी करें इदारे के साथ, और उनसे जो है ना उसका कोई सोल्यूशन भी पहुँचे। उसके लिए वो दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, स्प्रे है पेस्टिसाइड के लिए, ये वो बताते भी हैं, और उनकी एक्सेस भाई कहाँ से मिलेंगी या फर्दर इस स्प्रे के बाद आगे जो और प्रॉब्लम्स होंगे उसके बारे में भी हमसे इस तरह रब्ता आपने रखना है, ये वो सारा इस तरह की नशिस्तें सीजन में मोस्टली चलती रहती हैं। अच्छा, मुतल्लिका अदारा जो है वो अब तक कितना जो है वो इनको बेनिफिट या किसकी शक्ल में, पेस्टिसाइड्स की शक्ल में, या आप कहें कि उनकी जो केमिकल्स होते हैं ये हशरात के लिए, उनके खात्मे के लिए, तो वो कभी आए हैं और आपके थ्रू जो है वो डेफिनेट बात है, आपके पास बहुत बड़ी जो है वो तादाद है किसानों की जो आपके साथ होते हैं लिंक में, उसके बारे में जो है ना हम बात करेंगे आपसे मजीद इस बारे में। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे अपने मेहमान मोहम्मद उमर मंगाना साहब से, और अब हम उनसे जो क्वेश्चन हमने किया था मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग गुफ्तगू में शामिल हो जाएं।
सर आपसे मैं बात कर रही थी कि आप अपनी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और आपका बहुत अच्छा और गहरा ताल्लुक है अपने इलाके के किसानों के साथ, और आपने जैसे बताया कि मुतल्लिका इदारे जो हैं वो किसानों की हेल्प जो है वो पेस्टिसाइड्स या उनकी जो है वो हेल्प केमिकल्स वगैरह उनको देने में हेल्प करते हैं। तो मुझे आप बता रहे थे कि जब उनकी प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं तो आप एक बहुत बड़ा सोर्स हैं उनकी बात आगे इदारों तक पहुंचाने में, और ऐसे किसान जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है कि चीज़ों को करना कैसे है, तो इस बारे में आप बता रहे थे। जी मैं बता रहा था कि मोस्टली मतलब सीज़न में मीटिंग्स होती हैं, इदारे वाले मेरे साथ रब्ता करते हैं, मैं फिर आगे किसानों के साथ टाई अप करके उनकी सीटिंग करवाता हूँ, उनके जो मसाइल हैं वो डिस्कस भी हो जाते हैं, साथ में वो पेस्टिसाइड्स वगैरह रिकमेंड भी कर देते हैं। तो इससे हट के प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा फ़ाल है कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो पेस्टिसाइड बेचने वाले होते हैं उनके अपने जो आगे नुमाइंदे या एडवर्टाइज करने वाले जो नुमाइंदे होते हैं उनका सीज़न में ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन हमारे साथ रहता है, लेकिन उसमें क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है, प्रोडक्ट की हद तक ही उनका कंसर्न होता है, ठीक है, आगे उसका कितना इम्पैक्ट है, उससे किसान का नुकसान हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है, उससे जाहिर है वो प्रोडक्ट सेल करके वो तो चले जाते हैं, आगे जो उसके साइड इफेक्ट हैं या उसके बेनिफिट्स हैं वो तो बाद में पता चलेगा। तो उसके लिए मैं तो समझता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे सोशल वर्कर आपका ये वाकई एक अहम किरदार है कि आप उनको गाइड करते हैं और उनका नुकसान होने से यानी फल को बचाने में और उसकी क्वालिटी बेहतर करने में जो है वो आप हेल्प करते हैं। चलें मैं जो हूँ इसको कंटिन्यू करती हूँ आपसे एक अगले सवाल के साथ। डॉक्टर एहतशाम आपकी तरफ आप बताइए कि जो ट्रीटमेंट का आपने बता दिया, अब ये है कि जो एक एक्यूट जो एक स्ट्रोक होता है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि वो ये इनिशियल जो एक स्ट्रोक होता है जो कि माइनर होता है उसकी एक अलामात का बताइएगा, और साथ में ये है कि जो आपने बताया था कि शुगर बीपी और अपना जो डाइट है अगर आप इसको चेक में रखते हैं या आप इसको कंट्रोल रखते हैं तो आप जो है ये फॉलेज के एक्यूट या माइनर जो स्ट्रोक हैं या जो बड़े स्ट्रोक्स हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। तो ये हमें इसके बारे में बताएंगे मजीद डॉक्टर एहतशाम। उसमें आप रिस्क फैक्टर्स तो हमने कंट्रोल कर लिए, उससे चांसेस ऑफ स्ट्रोक कम हो गए। लेकिन इसका डाइट का है इसमें कोई ताल्लुक? डाइट अगर आप बहुत ज़्यादा जिस तरह हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में है कि मिर्च मसाले ज़्यादा हैं और थोड़ा सा ऑयल भी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे नेचुरली आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा हमारा मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा अहम डाइट से ज़्यादा अहम ये है कि हमारा लाइफस्टाइल। गांव में तो लोग माशाल्लाह काम करते हैं, थोड़ा सा वो स्लिम स्मार्ट भी रहते हैं। शहर में ज़्यादातर जो है अगर सिटिंग जॉब है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। कितना की पॉइंट है कि एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप ठीक है जॉब कर रहे हैं 9 to 5 है या जो भी आपके जॉब टाइम्स हैं एजुकेशन के हैं तो उसमें कोशिश करें कि अपने आप को एक्टिव रखें। अच्छा मेरी दोस्त भी जो एक है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो मेरे साथ नहीं होती है वो यहाँ पे तो वो अक्सर ये बात मुझे कहती है कि चलते फिरते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। तो जब भी कभी ये बात एक्सरसाइज पर किसी भी हवाले से आके ख़त्म होती है तो मेरे जहन में ये बात वो आती है। तो आप लोगों को भी ये मैसेज है कि आप एक्टिव रहें और अगर नहीं भी दिल कर रहा है तब भी उठ के कोई ना कोई काम करते रहे, जस्ट कीप योरसेल्फ एक्टिव वाली चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें एक चीज़ और जो ऑडियंस को और सबको समझने की ज़रूरत है कि फालिज हो जाने के बाद जो पहले 6 महीने हैं उनमें अच्छी रिकवरी होती है। सो उस टाइम में आप फिजियोथेरेपी में अमूमन अपने पेशेंट्स को जैसे आप रोटी खाते हैं सुबह दोपहर शाम तो ऐसे फिजियोथेरेपी करें। अगर किसी को फालिज हुआ है जैसे हमने TPA का डिस्कस किया या बाकी दवाइयाँ हैं या जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो TPA तो उस वक्त के ट्रीटमेंट के लिए लेकिन बाकी दवाइयाँ और टेस्ट इसलिए हैं कि आइंदा फालिज ना हो सो उसको रोकने के लिए हैं। लेकिन जो फालिज हो गया TPA के बाद जो रिकवरी के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है फिजियोथेरेपी। तो इसको याद रख लीजिए कि ये बाकी जो दवाइयाँ आप खाते रहते हैं क्योंकि पास को मरीज क्या करते हैं वो गोली खा ली और टेस्ट करा लिए और समझा कि अब हम ठीक हो जाएंगे। उन्होंने 3 गोलियां लाइन में रखी हुई होती हैं। मैं ये सच कह रही हूँ कि उन्होंने 3 गोलियां लाइन में थी, मैंने देखा भी है
के एक आंटी थी हम लोगों के पास में ही, और बल्कि अच्छा मैं उनका भी आपसे डिस्कस करूंगी तो नाज़रीन को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो क्या होता था कि उनको शुगर भी था, बीपी भी था, ठीक है, और उनका वो इलाज चल रहा था। तो उसके बाद ये कि उन्हें स्ट्रोक आया फॉलेज का, और वाकई में जैसे डॉक्टर एहतशाम ने बताया ना, तो उनकी साइड पे हमारा जो मुंह है वो साइड पे चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो फिजियोथेरेपी या मसाज से वो करते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर जो एक चीज़ असर किया, एक स्ट्रोक आया, वो तो आपका वैसे का वैसे ही रहता है। तो ब्रेन क्लॉट जो है वो एक जैसे क्लॉट है जो वो उनके ब्रेन में आ गया था, और उसके बाद यह है कि वो नहीं ठीक हो सकी। तो ये बात डॉक्टर एहतशाम की बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने रखी हुई होती थी जब हम जाते थे, मेरा ख्याल है मेरा उनके साथ इंट्रैक्शन 3 साल रहा, 3 साल हम लोग आते जाते थे, तो उसमें उन्होंने रखी होती थी, और वो बीपी, देन शुगर, एंड देन एक और टेबलेट होती थी, आई थिंक वो इसी से रिलेटेड थी, तो वो खा लेती थी। और वो ये है कि एज भी फिर एक मैटर करती है, आपकी जो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप फिर उस तरह से एक्टिव नहीं रहते, लेकिन रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो वो फिर वही बेड पे बैठना या अपने घर में ही रहना, वो चीज़ फिर समटाइम्स आपका बीपी या जो शुगर है वो शूट हो जाता है आपका। तो उनके साथ ये हुआ था, तो ये कि वो रिकवर नहीं हो सकी। खास तौर पे गांव में जहाँ पे अवेयरनेस कम है, मैं फिर यही कहूँगा कि आप बिजी रहें, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहें, और इवन हमने जो स्ट्रोक रिलेटेड चेहरे की वीकनेस हो जाती है उसकी भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे इसीलिए डाली क्योंकि ना तो कभी दुनिया में इतने डॉक्टर्स होंगे, ना कभी फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। तो मीडिया का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप उसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो उसी चैनल पे ये फेस के भी वीडियो हैं, और भी फिजियोथेरेपी के भी वीडियो हैं, जनरल इंफॉर्मेशन के भी वीडियो। लेकिन उसका फायदा मेरे ख्याल में सिर्फ जो मैंने भी महसूस किया बाद में वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सकती है, क्योंकि हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, हर कोई फी नहीं दे सकता, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको घर बैठे मिल जाती है। तो प्लीज़ मीडिया को, चाहे मल्टीमीडिया, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं, उस पर आप इंफॉर्मेटिव मटेरियल देखें, रादर देन आप दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन पे तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल अपडेट रखें अपने आप को। ये चीज़ डॉक्टर एहतशाम ने सही कही कि देखें जी, अगर तो आपने देखा है किसी ऐसे पेशेंट को, जैसे मैं बात करूंगी कि मैंने देखा था और मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, जो इसको शुरू करने में मदद करती हैं चीज़ें, वो क्या हो सकती हैं। बीपी एंड शुगर, ये 2 मेजर चीज़ें हैं। तो ये मुझे बात करके पता चला और आप लोगों तक ये बात पहुंची। तो डॉक्टर एहतशाम ये बताएं कि ठीक है, फिजियोथेरेपी का इसके साथ कितना लिंक है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब फिजियोथेरेपी क्या है, बाजू का मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हम हर रोज वॉक तो करते हैं, ठीक है, इसका कॉमन सा जो समझने के लिए, अब मेरा हाथ कमजोर है और मैं इस बाजू से एक्सरसाइज करे जा रहा हूँ, तो ये वाला बाजू तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा। फिजियोथेरेपी क्या है? डेडिकेटेड एक्सरसाइज ऑफ डैमेज और वीक एरिया ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक जो खास पार्ट है। सो आपको अब जैसे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, रोबोटिक्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप शुरू में फिजियो नहीं करते और बाद में आप लाखों करोड़ों रुपए और दूसरे टेक्नोलॉजीज पे खर्च करते हैं, करने चाहिए, लेकिन पहले आप जो फर्स्ट स्टेप है उसको तो प्रॉपर करें। तो और उसमें भी एक जिस तरह हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है कि आप फिजियोथेरेपी को थेरेपिस्ट को हायर कर लेते हैं जी, वहाँ रोज आएंगे फिजियोथेरेपी, उसके बाद पेशेंट को एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि जी मैं ठीक हो रहा हूँ, वही मेडिसिन वाला जैसे आप बता रही थी, वही वाली बात है। ये भी गलत है। ठीक है, आप फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइजेस समझ लीजिए, खुद करिए, क्योंकि आपने ठीक होना है, ना कि फिजियोथेरेपिस्ट ने ठीक होना। बिल्कुल, वो एक ये ना समझे कि बस वो आएगा और वो कुछ मैजिक स्टिक खिला के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि बेहतर है, देखिए जब हम खुद करेंगे तो हम लोग मेंटली भी अपने आप को, एक विल पावर की भी चीज होती है कि आप उसमें सोचें कि भाई मैं कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, और ये कि ये चीज ठीक रिकवरी की तरफ, कोई और करवा रहा हो ठीक है ओके, लेकिन ये खुद करने की कोशिश करना ज्यादा मौसर है, मेरा ख्याल है। नहीं, आपका ठीक ख्याल है। हाँ जी। इसमें फिर मैं ये कहूँगा, क्योंकि अगेन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कि जी हम डॉक्टर एहतशाम के पास नहीं जा सकते, हम फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं दिखा सकते, उसमें इजी क्या है कि आप एक दफा कंसल्टेशन कर लें डॉक्टर के साथ, एक दफा कंसल्टेशन कर लें फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, उसके बाद उनसे समझ करना क्या है, फिर
जैसे हमने चैनल बनाया, आप सिर्फ मेरा नाम लिखेंगे एहतशाम खालिद तो वो आ जाएगा। आप वो एक्सरसाइजेस देख के खुद करते रहें घर पे, आप वो इन्फॉर्मेशन खुद समझिए, क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक में बिजी। तो हेल्प एट होम वाली बात हुई ना कि आपको घर बैठे हेल्प मिलेगी। सो ये बड़ा इजी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोविड की जो जहाँ काफी नुकसान हुए वहाँ पे ये एक पाकिस्तानी पॉपुलेशन में मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा चेंज आया कि जो मल्टीमीडिया पॉजिटिव ट्रेंड, हाँ डिजिटल मीडिया जो है वो उसकी तरफ चीजें जो स्विच कर गई, बहुत होती है, बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा डॉक्टर एहतशाम इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा मोहम्मद उमर साहब ये बताएं कि हुकूमत में जो पॉलिटिशियंस हैं उनका फार्मर्स के लिए क्या किरदार है और क्या किरदार होना चाहिए, क्या कितनी गुंजाइश है, किस चीज पर काम होना चाहिए, इस बारे में बताएं। जी आप कौमी असम्बली के फोरम पे आप नज़र मार लें, मेरे ख्याल में 50% से अबव आपको फार्मर ही नज़र आएंगे। मतलब यही जनूबी पंजाब तो ज़ाहिर है ये जनूबी पंजाब तो किसानों का मरकज़ है, और यहाँ से जो भी बन के जाते हैं मोस्टली जिम्मेदार ही हैं। अच्छा, मोस्टली उनका जिम्मेदार है, मतलब घराने से ताल्लुक भी है और सारा कुछ। तो वहाँ जाके अगर अपने मसाइल अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो इससे बड़ा फोरम तो कोई और नहीं है। इसका मतलब है कि आपके कहने का मतलब है कि इनको ये मसाइल जो हैं वो बड़े लेवल पर डिस्कस करना चाहिए, असेंबलीज में करने चाहिए, क्योंकि पॉलिसीज तो वहीं पे बनती है, तो वहीं पे बनती है, वहाँ से फिर इम्प्लीमेंटेशन नीचे आगे होती है। तो जहाँ पे पॉलिसीज बनती है वहाँ पे अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। आपके सवाल से मुझे एक चीज समझ आई है कि इसका मतलब है कि रीजनल लेवल, हमारे जो मुकामी लेवल है उसके ऊपर इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है फार्मर्स को भी, यानी पॉलिटिशियंस को ये आवाज पहले तो मतलब एक ऐवानों में उठानी चाहिए और उसके बाद आना चाहिए, और फिर अगर उठाएंगे आवाज तो उसके बाद वो मुकामी जो हमारा इलाका है उनके फार्मर्स को मिलेगी। तो ये है कि बहुत अच्छा लगा सर आप दोनों से बात करके, और आप दोनों का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एहतशाम आपका बहुत शुक्रिया, आप न्यूरो फिजिशियन हैं और आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया जो है फॉलिज स्ट्रोक्स के बारे में। और हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद उमर मंगाना साहब थे, इन्होंने हमें बताया कि फार्मर्स जो हैं उनको मुकामी लेवल पर वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं और हुकूमत को जो है वो बहुत ज़रूरत है इनके ऊपर तवज्जो देने की, क्योंकि जो रीजनल लेवल पे आम है वो जो है उसको देखने और उसकी काश्त को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। कोई जो है वो मैसेज अगर आप देना चाहें। जी मैं ये समझता हूँ कि हमें जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको हमें अपनी ज़रूरियात के ताबे रखना चाहिए। ठीक हो गया। ताकि हमारा ज़ाहिर है जब ख्वाहिशात बढ़ती हैं इंसान की तो ज़ाहिर है मसाइल बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है इनकी जानिब से। तो अब हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर, और जब वापस आएंगे तो नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। के बारे में कि जो छोटे लेवल पर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस को एक्सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इनसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं मजहर हुसैन साहब जो कि इंटरनेशनल ताइक्वांडो कोच हैं, और वो हमें बताएंगे ताइक्वांडो की इम्पोर्टेंस और सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड आजकल की जो ज़रूरत है हम उस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास उनके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो आपको बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग जो है वो आर्ट्स ताइक्वांडो के एक्शन जो हैं वो दिखाएंगे। तो चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने गेस्ट के साथ। जी सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अब्दुल्ला मुस्तफ़ा साहब वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू कोई बात नहीं। अच्छा जी उसके बाद है मजहर हुसैन साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम है। और ये बताइए कि वेलकम टू द शो, और कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ के हवाले से कि आप लोग प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। चलिए गुफ्तगू का आगाज जो है वो हम सबसे पहले करेंगे हमारे जो अब्दुल्ला मुस्तफ़ा साहब आपसे हम करते हैं स्टार्ट, कि आप बताइए अपने बारे में और अपनी थोड़ा सा ये कि बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन के बारे में, और इसके बाद बताइए कि ये जो इस तरफ ध्यान कैसे आया, क्या इंटरेस्ट था आपका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और ये कंसल्टेशन की तरफ?
अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि मैं बेसिकली मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। ये तो बहुत और अच्छी बात मुल्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले। कोई शक नहीं है, आप हमारे गेस्ट को डेली प्रोग्राम में देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे असेट हैं जो हमारी मुल्क कौम का, जब वो आते हैं और बात करते हैं और हमारे नाजरीन को बताते हैं कि क्या कर रहे हैं आप मुल्क के लिए। जी, तो मैंने बैचलर्स किया लाहौर से पहले, फिर उसके बाद मैं कराची चला गया। वहाँ पे IBA कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उससे मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिप्लोमा करने का मौका मिला। फिर आहिस्ता आहिस्ता फील्ड ये बन गई और फिर इसी में पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं। और इसमें लगता है कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, नौजवानों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए इस काम में मज़ा आता है करने में, तो इसलिए अब ये फील्ड बन गई। और जिस काम में मज़ा आए करने में, तो उससे बेहतर काम क्या हो सकता है। ये इन्होंने मुस्तफा साहब ने बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला साहब ने कि देखें, जब आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, जब किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है और वो आपका काम बन जाए, जिंदगी में आपका शौक अगर आपका काम बन जाए, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं हो सकती। आप उसको एंजॉय करते हैं। तो जी बताइएगा। तो अब हम इसी में काम करते हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल है, उस जो हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स लॉन्च कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप्स लॉन्च कर सकते हैं और कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में जितने भी इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, आगे जॉब्स हैं ही नहीं। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियर्स ग्रेजुएट कर रही हैं, MBAs ग्रेजुएट कर रही हैं, बल्कि अब तो डॉक्टर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि अपने लिए आप बिजनेस की तरफ आएँ और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें, तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। जो हमें अब्दुल्ला मुस्तफा साहब बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरीके से जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी, तो वो इसलिए अब आगे फील्ड है ये कि आप एक ये कि आप जॉब सीकर बने, दूसरा ये कि आप लोगों को जॉब देने वाले बने। अगर आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर लॉन्च करेंगे, तो आप लोगों के अंदर जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो बेहतर है कि आप ऊपर वाला हाथ बने, नीचे वाले हाथ की बजाय। तो इसलिए इसमें वो हम कहते हैं कि एक तो बिजनेस भी है, वो भी करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की कई डेफिनेशंस हैं। बिल्कुल, उसमें एक डेफिनेशन जो हमारी पसंदीदा है वो ये है कि परसुइंग एन अपॉर्चुनिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या एक अपॉर्चुनिटी है, आपने उसको परसू करना है, आपने उसको कोशिश करनी है उसको आगे ले जाने की, लेकिन ये देखे बगैर कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। आपने पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। कैसे होगा ये आज के दौर में, कैसे, मतलब ये सवाल है और इसका जवाब हमें भी मिलने वाला है। तो वो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इंटरनेशनल लिटरेचर है और इसके ऊपर बहुत पिछले कई सालों से काम हो रहा है, 2000 से काम हो रहा है। और एक प्रोफेसर है अमेरिका के अंदर, सरस्वती, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। उनके सुपरवाइजर जो थे PhD के, उनको नोबेल प्राइज भी मिला काम के ऊपर। तो वो ये कहते हैं कि आप पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी सलाहियतों को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, ये चीज़ आप इसी तरीके से कर सकते हैं ना कि जब आपको पता होगा। हमारे यहाँ तो सबसे पहले ये होता है जब कोई कहे कि कुछ करना है, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी की एग्जांपल ले लेते हैं, इतने लाख का ये ले दो, इक्विपमेंट ले दो, इसके बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, अब्बा जी के पास फौरन पहुंच जाएंगे कि सीधी 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है जी, बहुत छोटे लेवल पे काम करने के लिए सीधी 30-32 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो वालिदैन को सुना रहे होते हैं इस नौजवान नस्ल की, हम उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है ये यहाँ से पता चलेगा हमें। जी, तो वो मतलब लिटरेचर में भी आ गया, तो प्रैक्टिकल भी हो गया। आप जितने भी बड़े कारोबारी लोग हैं, आप उनसे पूछें, उसमें से 90% ने बगैर पैसे का काम शुरू किया था। जितने बड़े पाकिस्तान के हों, इंटरनेशनली हों, जितने बड़े कारोबारी हैं, हम एप्पल की एग्जांपल देते हैं और बड़े बड़े एग्जांपल्स देते हैं। पाकिस्तान में सारा ग्रुप है और बेशुमार बड़े बड़े ग्रुप हैं, शान जो फूड्स वाले, ये सारे ने बिल्कुल बगैर पैसे का काम शुरू किया था। बिल्कुल, बिल गेट्स भी ये बात कहता है कि मैं कोई क्वालिफिकेशन मेरा नहीं था सच, और ये है कि उसकी तो हिस्ट्री आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने भी ये जो है कि एक चीज स्टार्ट की विद एन आइडिया। ठीक है, तो वो हम ये कहते हैं कि वो प्रोफेसर सरस्वती ने लिटरेचर में भी लिखा है कि आप ये तलाश करें, जैसे आपने पहले भी कहा था कि हु यू आर, कि आप में टैलेंट्स क्या क्या हैं, टैलेंट्स क्या क्या, तो वो ये तलाश करें। उसके बाद फिर ये तलाश करें कि व्हाट यू नो, कि आप में स्किल्स क्या क्या हैं। अगर आप ये दो चीज़ें पहले, और ये एक दिन में नहीं होगा, एक घंटे में नहीं होगा, इस ऊपर थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये कहते हैं कि होम यू नो, कि आप जानते किस किस को हैं। क्योंकि आज के दौर में एक लफ्ज़ बोला जाता है, उसको हम कहते हैं योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, कि आप जितने लोगों को जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लोगों को जानते हैं।
और वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आऊँ यहाँ पे आके चुप करके मुंह बना के बैठ जाऊँ, तो अगर मैं किसी से हंस के मिलूंगा नहीं, अच्छी तरीके से मिलूंगा नहीं, तो वो कैसे बनेगा। आजकल हमारे यहाँ पूरी कौम का ये मसला है कि कोई अगले से बात ही नहीं करता, हंस के नहीं मिलता। तो आप बाहर जाएं यूरोप वगैरह में तो हर बंदा ना भी जानते हो तो वो आपको हंस के मिलता है। अरे भाई पॉजिटिव, वो कहते हैं ना, मैं यही बात हर प्रोग्राम में करती हूँ कि पॉजिटिविटी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम समटाइम्स इसको लेते हैं, किसी को मशवरा दे दो ना कि पॉजिटिव सोचो, तो आगे सबसे बड़ी क्या फायदा है इसका। भाई फायदा इसका ये है कि आपके लिंक्स अच्छे बनते हैं, आपका सर्कल, वही बात आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका एक नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है। और जब आपका नेटवर्क अच्छा होता है ना, अच्छा मैं डीक्लटरिंग की भी आदत नहीं है। जो टॉक्सिक लोग हैं ठीक है, आप उनको थोड़ा सा आउट ऑफ सर्कल करो, और जो ये देखो कि जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं वो, और देन वो नेटवर्क आपको आगे हेल्प करता है आपको बताने में कि अच्छा वो हमें कुछ लोग कहते हैं ना आपकी, अच्छा तुम ये अच्छा कर लेते हो, अच्छा वो चीज हमें नहीं पता होती, हमें नजर नहीं आ रही। समटाइम्स आप क्या हैं, किस तरह कर सकते हैं, ये आपको आपके फ्रेंड्स भी बता सकते हैं, और ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है। वो व्हाट यू नो या हु यू आर के अंदर हम ये भी कहते हैं कि साइमन सिनेक एक इंटरनेशनल प्रोफेसर है, बहुत बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट है, तो ये कहता है कि अगर आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या खूबी है, तो आप अपने 5 दोस्तों को फोन करें। गुड। और उनको फोन करके ये कहें कि मुझे बताओ कि तुम मुझे फोन क्यों करते हो, ठीक है, तुम मुझे फोन क्यों करते हो। वो कहेंगे हमारी दोस्ती है। नहीं, ये बताओ कि वो क्या वजह होती है कि किस चीज में तुम अड़ जाते हो तो तुम्हें मैं याद आता हूँ। वेरी नाइस। कोई बंदा है, कोई एग्जाम्पल किसी भी चीज में, कोई कंप्यूटर का हमारा दोस्त ऐसा होता है कि हमें कोई कंप्यूटर का काम होता है तो हम उसको फोन करते हैं। कोई हमारा दोस्त होता है, हमें कोई वेंडर नहीं मिल रहा होता किसी चीज का, तो हमें अचानक याद आता है यार उसको फोन करूंगा तो मिल जाएगा। तो वो जो ये चीज होती है ना, वो कहता है अपने 5 करीबी दोस्तों को फोन करें, बीवी को ना करें, बाकी 5 करीबी दोस्तों को फोन करें। तो क्या बात हुई, मैं मोहब्बत से करती हूँ तो कहते 5 दोस्तों को फोन करें, वो साइमन सिनेक की कहते हैं ये भी। तो वो कहता है 5 करीबी दोस्तों को फोन करके ये पूछें कि तुम क्या ऐसा काम होता है, क्या ऐसी वजह होती है। आज आपने घर वापस जाना है? जी मतलब कॉल आप कह रहे हैं कि 5 करीबी दोस्तों को करें, नहीं ये बात इनकी बिल्कुल सच है कि करनी चाहिए, और फिर वही आपको बताएंगे कि एक्चुअली आपके अंदर क्या चीज जो है वो जो है इम्पोर्टेंट है। जी, तो आप उसको पॉलिश करें और फिर उससे रिलेटेड काम करेंगे, तो उसमें आपको फिर पैसों के मसला नहीं होगा आपको। हाँ, ये तो जैसे आपने कहा फोटोग्राफी है, इस तरह कोई बेशुमार काम है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कर रहे हैं ना, तो फिर नेटवर्क को अगर आप यूज करेंगे, आपको क्रेडिट पे चीज लेनी है, आपको क्रेडिट पे मिल सकती है, आपने आगे क्रेडिट पे बेचनी है, आपने अपनी रिलायबिलिटी के ऊपर बेचनी है, आपके वालिदैन का एक बहुत गुडविल होती है, चीजें होती हैं, आपकी कास्ट की होती हैं। हमारे कराची में मेमन कास्ट है, तो पूरी कास्ट ही अपनी कास्ट के ऊपर चलती है। एक मेमन दूसरे मेमन को फोन करता है, वो उनके दरमियान में आपस में कोई क्रेडिट लेने में देने में मसला ही नहीं होता। इसी तरह चनियोटी शेख है हमारे यहाँ, और बलूचिस्तान में चकसई लोग हैं, मतलब ये कास्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये नेटवर्क है ना, ये भी एक। तो इस तरह अच्छी इन्होंने एग्जांपल दी, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाला आपको बनना चाहिए। जैसे इन्होंने बात की कि एक नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ के आप क्या है, किस तरह से हैं, लेकिन बस ये कि आपका नेटवर्क भी आपको बड़ा सपोर्ट कर सकता है। तो वो आप उससे फायदा उठाएं। अगर आप उससे फायदा उठा करना चाहेंगे तो आप कोई भी काम आप चाहें कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल लिटरेचर है, और ये बहुत ज़्यादा पब्लिश भी हो रहा है, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, और अब तो इसी को देख के आगे काम हो रहा है। अच्छा, आपसे इस बारे में ना हम मजीद बात करेंगे। अब आते हैं सर की तरफ। सर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, अब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यू आर एन इंटरनेशनल कोच, ताइक्वांडो कोच, और ये है कि माशाल्लाह आपके पास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपने उनको ट्रेन किया है, और फिर ये कि आप उनको डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जो है वो रेडी करते हैं। तो सर ये थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्कोप के बारे में इसका बताइए कि इसका क्या स्कोप है, अभी की क्या ज़रूरत है आजकल की, और उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है? जी शुक्रिया। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की जो इस टाइम बेसिक जो चल रही है, वो बेस जो है उसकी वो यही है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा रख के करके अपने जिस्म को मजबूत बना के दिमागी तौर पर अपनी सलाहियतों को भरपूर लाते हुए अपने यहाँ जहाँ दिफा करना है, वहाँ अपनी जिस्म को मजबूत बनाना है। एक सेहतमंद जो जहन है, वो एक सेहतमंद मुआशरा भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और अगर हम आज ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम स्कूल लेवल पर, अपने कॉलेज लेवल पर, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पर अपने बच्चों के ऊपर अगर तवज्जो देते हैं, तो जो ये मुआशरा जो बेराह रवई की तरफ जा रहा है और मंशियात की तरफ ज़्यादा जो जा रहा है, और बच्चे आजकल मोबाइल फोबिया जिसे मैं कहता हूँ,
बहुत बड़ी एक वो तो एक जगह बिठा के बैठा है ना, मतलब ये कि आप बैठ जाते हैं और वो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हमारा होता है। इसमें वालिदैन की अब जिम्मेदारी है जी। अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने मोबाइल से दूर करें, खुद उनका हाथ पकड़ के जैसे स्कूल छोड़ के आते हैं उसको ग्राउंड तक लेकर जाएं। अब ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो आज की चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने, एक सेहतमंद मुआशरे की तरफ आप चाहते हैं डेवलपमेंट हो, एक मजबूत पाकिस्तान बने, तो उसके लिए एक मजबूत ज़हन का होना, एक मजबूत फिक्र का, सोच का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन है या पाकिस्तान की जो ताइक्वांडो फेडरेशन है वो सिर्फ अभी इसी बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के कर्नल वसीम साहब, वो बहुत काम कर रहे हैं ताइक्वांडो के लिए। और आई जस्ट नॉमिनेटेड एज ए प्रेसिडेंट पंजाब स्कूल्स ताइक्वांडो एसोसिएशन। मुझे उसमें उन्होंने अब ये टास्क दिया है कि हम स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों को इसकी तरफ राग़ब करेंगे और स्कूल बेस्ड के ऊपर काम। मैं यही बात कर रही हूँ और समझती हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो गई है। पहले एक होता था कि स्कूल्स में क्या होता था कि कोई गेम्स हो रही हैं, पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, खुशी से वो करते थे। अब ये चीजें कम होती नजर आ रही हैं। ठीक है, एक्टिविटी टेबल की हद तक महदूद हो गई है, ये कर लें, कंप्यूटर पे कर लें, ये चीज कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बात है कि आप एक्टिव रहेंगे तो फिर ये है कि आपको बहुत अच्छा थॉट के साथ भी ये बात साइंस भी कहती है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपका जो ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली काम करेगा, आप दम नहीं होते। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को वाकई सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर करके साइड पे दें, उनको टाइम दें, टाइम रख लें छोटा सा। जैसे वीडियो गेम्स के शौकीन होते हैं छोटे बच्चे, ज्यादा शौक से वो करते हैं, तो ये कि वो थोड़ा सा टाइम रख लें और उसके बाद ये कि उनको कहें कि फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हों। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि आपके पास बच्चे आते हैं तो क्या खवातीन भी हैं, क्या गर्ल्स में भी ये ट्रेनिंग जो है जैसे सेल्फ डिफेंस के हवाले से, मतलब दोनों जेंडर्स पे हम बात करें? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माशाल्लाह हमारे मुल्तान में खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि लड़कियों का बहुत अच्छा टैलेंट है। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इन द हिस्ट्री के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस टाइम इज द चैंपियन। जो ऑल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई है उसमें भी चैंपियन है, और जो डिवीजन लेवल पर पंजाब की चैंपियनशिप हुई है उसमें भी चैंपियन है। यानी कि दोनों टाइटल इस दफा मुल्तान के पास हैं। और मैं समझता हूँ उसकी बेस आप यकीन करें कि वो लड़की हैं, कि उन्होंने गोल्ड मेडल उठाए। अगेन लड़कियों का एक कारनामा जो है वो मुल्तान से सामने है आप सबके, कि उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। कितनी दफा, लाइक सेकंड टाइम? 2 टाइटल इकट्ठे इस टाइम होल्डर हैं। और ये बहुत पुराना, यानी कि आप कहें कि 25 या 30 साल बाद ये वाकया हुआ है कि मुल्तान इज द चैंपियन ऑफ द पंजाब, कि मुल्तान। तो जनाब ये न्यूज ही एक तरह से हम आपको दे रहे हैं कि 25 साल बाद 2 टाइटल्स गोल्ड मेडल के जो जीते हैं वो लड़कियों ने जीते हैं। ताइक्वांडो जो है उसके लिए जो टाइटल्स ये जीते हैं ये मुल्तान से जीते हैं गर्ल्स ने, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, पंजाब का चैंपियन बनना कोई मजाक नहीं है, जिसमें आपके पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट फाइट्स कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास इस टाइम जो वेट कैटेगरीज हैं, 8 वेट कैटेगरीज होती हैं सीनियर्स में, 8 जूनियर्स में होती हैं और 8 कैडेट में होती हैं। और जो कैडेट है वो अंडर 14 में आता है और जो जूनियर है वो अंडर 17 में आता है, और प्लस इससे जो वो सीनियर कैटेगरी में। तो किस एज से शुरू मतलब आपके पास आना चाहिए? अच्छा, इसमें सिर्फ ये है कि जो माँ बाप हैं अगर वो बच्चे को शुरू से उसका रुझान रखें कि वो एक्टिविटीज घर से, जैसे वो बच्चा चलना फिरना शुरू करता है तो वालिदैन आप देखते होंगे कि उनकी फिंगर पकड़ के उनको चलाना सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, मूविंग करवाते हैं उसको। अगर यही वो मूविंग वालिदैन उसके, मैं कहता हूं कि अगर 10th तक उसको फॉलो अप करवा दें तो ये पाकिस्तान की जनरेशन सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर बन सकती है। सिर्फ होता है कि चैप्टर 5 और 6 वालिदैन बच्चे को छोड़ देते हैं, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर नहीं रख रहे। और मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पे कि वालिदैन की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आज की जनरेशन को अगर बचाना चाहते हैं, मंशियात से दूर रखना चाहते हैं, आज की ये अपने मोबाइल फोबिया से दूर रखना चाहते हैं, तो वो कोशिश करें कि बच्चों को वैसे ही फिंगर पकड़ के ग्राउंड तक लेकर जाएं ताकि बच्चे मजबूत हों और ताकतवर हों। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि एसोसिएशंस हैं हमारी, जैसे पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन है, डॉक्टर इजहार अलग साहब हैं, और वो अपना वर्क कर रहे हैं कि हम पंजाब के अंदर ताइक्वांडो को स्कूल लेवल से लेके अब टाउन तक जा रहे हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट से तहसील, तहसील से हम टाउन तक कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक ताइक्वांडो को पहुंचाएं।
मसला सिर्फ यही आ रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट की जो सुपरविजन है उसमें कमी आ रही है कि वो हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी चाहे वो किसी लेवल के भी हों, किसी गेम से भी तल्लुक़ रखते हों, उनको वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। वो ना तो उसको मॉरली वो सपोर्ट मिल रही है, ना उसको तहसील लेवल पे वो ग्राउंड्स मिल रहे हैं, और ना फाइनेंशियली वो स्पोर्ट गेम्स को स्पोर्ट्स मिल रही है। ये चीज इस दफा की जैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेशन होती हैं, बहुत सारे जो है कंट्रीज में बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, और ये बात आपने जो की है ये बड़ा लिंक करती है उससे कि अगर आप सपोर्ट करेंगे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशंस को तो हमारे बच्चों में किसी किस्म की कोई वो नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग और बहुत क्या कहते हैं एफिशिएंट बच्चे हैं जो कि आपके लिए मेडल्स इंटरनेशनली भी लेकर आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वो रीजनल लेवल पर कर रहे हैं तो व्हाई नॉट इस तरह की सुपरविजन में। बिल्कुल, आप ये देखें ना, आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ कि जो बच्चा भी पैरालाइज था उसने ओलंपिक के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स के पास उसकी कोई डाटा हिस्ट्री है, कोई उसको कोचिंग दी हो, उसको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो? उसकी अपनी विल पावर है कि वो पाकिस्तान के फ्लैग को जिसने बुलंद किया है, बिल्कुल, और हम उसको यकीन करें, सल्यूट करते हैं, उसको रॉय करते हैं, डिजर्व फॉर दिस थिंग। तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों की आबादी में ये दिस शेम फॉर अस कि हम 4 या 5 प्लेयर्स का दस्ता लेके ओलंपिक में जा रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर कोई भी चैंपियनशिप्स हो रही हैं उसमें जा रहे हैं। मैं आपको ताइक्वांडो के हवाले से बताऊं कि अब यकीन करें कि कनवर सिम्सन जो प्रेसिडेंट फेडरेशन के हैं वो अपनी काविशों से कोशिशों से यकीन करें कि आज अगर मुल्क के बाहर जाके प्लेयर खेल रहा है तो सिंगल 1 पेनी गवर्नमेंट कैन नॉट प्रूव कि वो उस बच्चे के लिए उन्होंने कोई इन्वेस्ट किया है। वो खुद उनकी अपनी जाती कोशिश होती है कि वो टीम के कुछ ना कुछ प्लेयर्स जाके हर इवेंट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी, वो इतने पैशनेट हैं इस चीज के लिए कि उसको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनली बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये आप लोगों खास तौर पे बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों इन मामलात को सामने लेकर आते हैं और फिजिकली फिटनेस के हवाले से आपका एक बहुत अच्छी कवरेज है जो आप स्पोर्ट्स के हवाले से आप सपोर्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप गाए बगाए जो ग्राउंड्स के अंदर क्लब्स हैं, जो पार्क्स के अंदर क्लब्स हैं, जैसे ईदगाह पार्क में खालिद कमांडो साहब हैं हमारे, वहाँ पे गेम करवाते हैं, आप जाके वहाँ एक दफ़ा देखें कि बच्चियाँ ओपन ग्राउंड के अंदर जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं पाकिस्तान की वो ओपन ग्राउंड के अंदर खड़े होकर गेम कर रहे हैं। तो ये अगर हम अपनी कौम के बच्चों को आज को अगर हम ये फ्यूचर देंगे, ये तरबियत कहाँ से देंगे उनको, वो मैट फैसिलिटी कहाँ से देंगे? इस चीज को आम करना कि ये कोई बड़ी बात। अच्छा, कई दफा ये होता है लड़कियां या बच्चे भी, अगर आपके जैसे ताइक्वांडो के लिए ये टर्मिनोलॉजी ये तो बहुत कम लोगों को मतलब उस तरह से रिमोट एरियाज में नहीं पता। तो ये है कि अगर वो बच्चा या कोई फैमिली का बच्चा कर रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा है, तो इस चीज़ को कॉमन करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ अच्छी है, ये आपकी माइंड और बॉडी के लिए बहुत अच्छी है और सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छी है। तो फिर इस पर बात करते हैं। अब हम आते हैं अब्दुल्ला आपकी तरफ। अच्छा, आप बता रहे थे कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप उसको कैसे हम कर सकते हैं, तो उसको ग्राउंड लेवल से ज़रा बताइएगा कि उसको कैसे किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट फिर ये कैसे होगा। असल में मसला ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम है इस काम के लिए कि वो नौकर तैयार करे, नौकर तैयार वो इस काम के लिए है ही नहीं कि आगे जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो बिजनेस की तरफ आए। मतलब हम जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जितने लोग भी जाते हैं मोर देन 90% लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी जो ग्रेजुएट होंगे तो नौकरी लग जाएगी। हाँ। और आप ज्यादा कुछ लोगों की ये भी ख्वाहिश होती है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी। अच्छा, मैं इस तरफ आ रही थी, जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं ना फौरन ही ये बात कही जाती है, और ये अब पता है जरूरत के साथ साथ वो एक आपने वो बना भी दिया है स्टिग्मा कि ये नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं हो। और अगर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग बात, कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो जाए ना किसी की, ठीक है, उसके बाद तो जो उनके कजन्स की और जो बाकी लोगों की शामत है वो देख लो उसको, मतलब कुछ भी नहीं हो। ये क्या था, ये देखिए प्लीज इस चीज को नॉर्मल करें कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पर बात हो रही है, ये बड़ी फायदा दे सकती है हमारी यूथ को। उनके पास बहुत टैलेंट है, उनके पास दे आर हार्ड वर्किंग, उन्हें डीमोरलाइज नहीं करें, उन्हें इस तरह से कह के वो नहीं करें कि जी अगर ये चीज नहीं हो रही तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा मैसेज है कि यहाँ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ अब्दुल्ला मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, ये हमें यही चीजें बताने के लिए कि ये आखिरी ऑप्शन नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं चीजें अपनी जिंदगी में अच्छा करने के। जी, बल्कि अब तो शायद सरकारी नौकरी ऑप्शन है ही नहीं,
हाँ। पिछले कई सालों में तो बहुत थोड़ी नौकरियां निकलती जी, जी। हैं, और अब जो होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाली होती हैं। और जो वैसे भी जॉब्स हैं, कोरोना के अंदर भी, कोरोना के बाद भी लाखों लोग हमारे सामने अभी अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो बिल्कुल। इसलिए अब तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी यही हाल है। यही हाल है। तो इसलिए अब तो बेहतर ये है कि हम अभी से ही अपने आप को तैयार करना शुरू तैयार कर दें। करें और अपनी यूथ को बताना शुरू करें कि भाई तैयार हो जाओ। अच्छा, इस पर आपसे मजीद मैं डिटेल में ब्रेक के बाद इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रोई एटन और हमारे साथ मौजूद हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर बात करने के लिए प्रोफेसर अब्दुल्ला मुस्तफ़ा। और हम उनसे बात कर रहे थे कि एक छोटा कारोबार बगैर आप बहुत सारे वसाइल के या बहुत सारे पैसों के आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। जी अब्दुल्ला मुस्तफ़ा, बताइए इस बारे में कि आप इस ब्रेक से पहले बता रहे थे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे ब्रेक से पहले मैं बता रहा था ना कि हमारा बुनियादी चीज़ ये है कि हम ये तलाश करें कि हमारे में सलाहियत क्या है। आमतौर पे ऐसा ही होता है, आप माशरे में देखें बच्चे का रिजल्ट आएगा तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स में ए है और 2 में सी है ना, तो वालिदैन ये कहेंगे कि ये सी क्यों है, ये सी वाला जो है ना इसको ठीक करो। तो इसमें ये होता है कि इंटरनेशनल भी एक लिटरेचर है इसके ऊपर कि 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर प्ले करें, ठीक है। एक ये होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले करें। आप ये देखें कि मेरे में स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनको और बेहतर पॉलिश करें और उसमें आप फ्लरिश कर आप जाएंगे। उसमें एक्सेल कर सकते हैं। और दूसरी ये कि आप इसी में पढ़े रहें कि जी वो जो मेरा वो जो सी है ना उसको भी मैंने ए लाना है। वालिदैन इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि अच्छा इसके मैथ में सी है ना, ये इसको भी ए करो, और फिर जिसमें ए आ रहा है लगा दो अपनी। जिसमें ए आ रहा है उसको बेहतर कर लो। उसमें जिस बच्चे का, उसमें इसका मतलब है एप्टीट्यूड उसका उस सब्जेक्ट का है, आप उसको कहें कि इसमें आगे फोकस कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को टेक्वांडो पसंद होगा तो हम उसको ये कहेंगे कि टेक्वांडो तो ठीक है तुम्हारा शौक है, उसको बाद में करते रहना, पहले तुम अंग्रेजी ठीक करो अपनी, हाँ। अपनी मैथ ठीक करो अपनी। तो वो मतलब उसको अगर वो चीज़ पसंद है तो आप उसको उसमें भेज दें, उसमें आगे फिनिश कर जाएगा, उसमें गोल्ड मेडल हासिल कर लेगा, उसको अपना बना लेगा। तो इसी तरह बिजनेस के लिए भी ये है कि जो आपका टैलेंट है आप उसको वो देखें कि आप में स्किल क्या है, आप में सलाहियत क्या है, उसको देख के उसके अंदर काम करें। अगर आप उसमें काम करेंगे तो आपको रिसोर्सेज भी कम चाहिए होंगे, आपको नेचुरली चूंकि रिसोर्स मिला है ना, ये जो आपकी सलाहियत है वो तो अल्लाह ने आपको नेचुरली दी हुई है, और फिर जो स्किल है वो भी आपने बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस, बाय द ऑब्जर्वेशन सीखी है। तो उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपके लिए, और फिर आप अपना नेटवर्क इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करके आप कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि समटाइम्स ये होता है कि हम एक आइडिया है जो कि हमारे जहन में है, हमारा इंटरेस्ट भी है उस फील्ड में, और अब ये है कि एक कामयाब वेंचर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से अब हम करें। और जैसे एक मिसाल है कि एक आइडिया है हमारे जहन में कि हमने कोई स्टार्टअप जो है वो करना है, तो फिर ये कि उसको हम किस तरीके से करेंगे और किस तरह मैनेज करें विदाउट, मतलब कम फाइनेंसेस, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि विदाउट फाइनेंसेस, लेकिन कम जो है वसाइल या फाइनेंसेस के हम उसको कैसे कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा ना, एक तो ये कि आप ये अपनी सलाहियत की बुनियाद के ऊपर किया हो, दूसरा ये कि अपने नेटवर्क की बुनियाद पे किया हो, तीसरा ये है कि आप जो काम भी करना चाहते हैं ना उस काम के बड़ों को अपना उस्ताद बनाएं। वेरी नाइस। अगर आप उनको उस्ताद नहीं बनाएंगे ना तो आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। नामुमकिन तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप उस काम के बड़ों के पास जाके थोड़ी देर बैठें, उनसे सीखें, उस सिस्टम को जाके देखें, क्योंकि तजुर्बे से फायदा उठाएं, सीनियर्स के तजुर्बे से फायदा उठाएं और खुद उन तजुर्बों की नजर मत हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको पता है, लेकिन जब तक आप वो काम करते नहीं है तो आपको फिर भी उसके इन एंड आउट्स नहीं पता होते। तो वो जब आप जाके बैठते हैं, जितने मर्जी आप अच्छे कोच हो ना, आप बाहर बैठ के कह सकते हैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जब तक आप खुद खेलेंगे नहीं ना, मैदान में नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि बॉल कितने जोर से आ रही है, क्या हो रहा है। तो वो इसलिए बेहतर है कि आप जब अंदर जाएं, जाके थोड़ा जो और कोचिंग से भी सीखें, लेकिन आप खुद एफर्ट करें। और मैं हमारी कौम के लिए खास तौर पे कि जो भी आपका आइडिया है, कुछ भी है, तो उसमें बुनियादी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप पहला स्टेप उठाएं। हमारे यहाँ पहला स्टेप बहुत अच्छा, यही सबसे मुश्किल होता है, यही मुश्किल है। जो हमारे यहाँ नौजवान, आप कहीं भी जाके बैठ जाएं शाम के टाइम, वो नौजवान मैं ये मेरे पास ये आइडिया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। चलो भाई एक स्टेप तो उठा के दिखाओ, उसके अंदर शुरू तो करो। शुरू करने में तो कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए ना, मैं किसी के पास जाके सीखने में तो कोई पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, आज मैंने ना स्टार्ट में ये बात प्रोग्राम की ओपनिंग में भी की थी, यही सेम बात कि हम जिंदगी में ये कहते हैं कि ये जो छोटी सी इंटर्नशिप है, ये जो छोटे से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, ये जो छोटी सी क्लास है, ये जो छोटा सा जूम लिंक है, क्या फायदा होगा इसका?
आप यकीन करें कि यही छोटे छोटे, मैं अपने भाई की ही एग्जांपल दूंगी कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और ये आप लोगों की तरह वो भी एक नौजवान है। छोटे छोटे से मैं उसको जब देखती हूँ ना, जब भी कोविड डेज से सब बंद था, यूनिवर्सिटीज बंद थी, तो आप यकीन कीजिए कि उसने ये जो जूम लिंक पर छोटे छोटी सी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आती हैं, छोटे छोटे से चीज़ें आती हैं, वो करते 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 वो इस टाइम, मतलब ये कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस हुआ कि वो अपनी ऑनलाइन चीज़ें जो है फाइनेंशियली रन करने के वो हो गया। तो मैं ये बात बड़ी अच्छी सर ने कही है कि आपको अपनी लाइफ में पहला स्टेप जो है वो ले लेना चाहिए। अच्छा, ये जितना मुश्किल हमें लग रहा होता है ये उतना आसान है। बिल्कुल ऐसी है, यकीन कीजिए, ये जितना मुश्किल लग रहा होता है ये उतना आसान है। जी, जैसे आपने भी कहा ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उसको अवेल कर लें। अवेल कर लें, ठीक है, बिल्कुल। वो आप छोटे छोटे स्टेप उठाएं, जैसे आपने खुद भी कहा इंटर्नशिप्स करें, जिस काम में आप बिजनेस करना चाहते हैं उस काम में किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके कुछ अर्सा सीख लें। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स अपने प्रोफेसर से मिलें, ये एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आपके पास, अपने टीचर्स होना। अच्छा, इसको मैं आपसे इसको ही डिस्कस करती हूँ। अब हम सर मज़र की तरफ आते हैं। सर, आपके साथ मौजूद हैं कुछ बच्चे टेक्वांडो एक्सपर्ट्स हैं जो कि ट्रेनिंग जिनकी सर मज़र ने कराई है, तो हम ये देखेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो आपके सामने कुछ मार्शल आर्ट्स करेंगे। सर, ये जो टेक्वांडो की टर्मिनोलॉजी, जो टर्म यूज़ होती है, ये हम इसको मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं, बोल सकते हैं? बिल्कुल जी। तो ये है कि वो जो बच्चे जो हैं उन्हें बुला लीजिए ताकि जो है वो हम देख सकें कि किस तरह से। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब बच्चे इस एज में, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको मज़ा आएगा देख के, आप एंजॉय करेंगे कि वो टेक्वांडो एक्सपर्ट्स है, वो आपको छोटे छोटे मार्शल आर्ट्स करके दिखाएंगे। ये देखिए आपके सामने हैं 2 स्टूडेंट्स और ये है कि बहुत क्यूट लग रहे हैं और इस तरह की ड्रेसिंग में मुझे तो इनके बेल्ट्स बंधे हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं, क्योंकि मुझे शुरू से वो बेल्ट और बेल्ट्स आपको बड़े पसंद होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे, ये अभी बच्चे बेसिक के ऊपर है। ये बच्चों को लाने का जो मेन मकसद था वो एक विजन था कि अगर बच्चे छोटी एज में अगर आप उनको गेम की तरफ लाते हैं तो वो हमारा जो एक विजन है कि हम एक अच्छे मुआशरे की तरफ जाना है, तो इंशाल्लाह उसके टारगेट्स को अचीव करना है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इनका ये एक्टिविटी भी कराइए और इनका नेम भी बताइए। अब्दुल्ला एंड ज़ैन। अब्दुल्ला एंड ज़ैन, वेलकम टू द शो। और आप जो हैं वो इतना अच्छा ट्रेन हुए हैं और हमारे नाज़रीन को आप दिखाएंगे प्यारे प्यारे से मार्शल आर्ट। चुरियत जी, खेमने चुंबी चुचुमसागे वजरिए ना दुल साइक नेट 2 मंजिलिए ना दुल साइक 6 मंजिलिए ना दुल साइक पारे मक्की ब्लॉक ना दुल साइक ना दुल साइक Mantang Bake. Hna. Dul. Sik. Hna. Dul. Sik. Ulgul Bake. Hna. Dul. Sik. Hna. Dul. Sik. Chariat. Kamne. ओह वाओ, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। इतना प्यारा किया आप दोनों ने। और आप बैठिए, अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। और सर, इतना अच्छा इन्होंने मार्शल आर्ट पेश किया। तो ये जो आप खास एक लैंग्वेज यूज कर रहे थे, ये क्या जबान है, किस जबान में है और ये इसको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली ताइक्वांडो जो है वो बेस है कोरिया कंट्री की, फ्रॉम कोरिया, उसकी वहाँ से बेस स्टार्ट हुई है। और ताइक्वांडो जो है वो उसकी जो मीनिंग्स हैं वो किक और पंच का साइंसी जदीद इस्तेमाल, किक एंड पंच का सही साइंसी इस्तेमाल। ठीक है। और ताइक्वांडो इसलिए ज़्यादा फेमस है ओलंपिक में, हर जगह इसको फेमस इसलिए हुआ है कि इसके पीछे जैसे एक पूरी वर्किंग बॉडी है, यानी वर्ल्ड ताइक्वांडो हमारी पूरी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर मोर देन 210 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं और पूरे 210 कंट्री उसके मेंबर हैं। और इसको बाकायदा अरेंज करके कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए पूरे कंट्रीज उसके साथ मुंसलिक हैं। और जितनी भी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं ताइक्वांडो के अंदर, वो तमाम कंट्रीज में आम स्टूडेंट तक पहुंचती हैं।
छोटे से यानी कि आप कहेंगे जी अगर टाउन बेस पे आप कहेंगे ना तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है कि आप उसको अगर कोई नए एक्शंस हैं या कोई नई इसके अंदर कोई अपडेट आती है तो ये फिर सबको मिलती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड हर जगह। और ये WT जो है वर्ल्ड ताइक्वांडो जो है वो इसी के ऊपर वर्क कर रही है। और उसके पैरेलल में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन जो है वो इसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है कि जो ताइक्वांडो है वो हम किसी कंट्री से पीछे ना रहे। पाकिस्तान को आज आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि हिस्ट्री में जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम G1 इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है जिसमें दुनिया भर के ममालिक के जो प्लेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये इस्लामाबाद में नवंबर में हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चेंज होगा। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी लॉबी है जो वर्किंग में है, ये उसके मैं कहता हूँ खिलाफ ये एक बहुत अच्छा वर्किंग है कि पूरी दुनिया के प्लेयर्स और लोग यहाँ देखने के लिए भी आएंगे और वो कंपटीशन भी होगा। कितनी अच्छी और आई एम द वन टू आल्सो एज ए नॉमिनेट एज ए कोच ऑफ पंजाब पाकिस्तान टीम का जो कोच भी नॉमिनेट हुआ हूँ मैं, और मैं इंशाल्लाह उसमें एज ए कोच पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी आप ये बात भी यकीन कर लें कि करोड़ों की ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फिर मैं वही कहूँगा कि हम लोगों की अपनी मेहनत है, उसमें वो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की अपनी मेहनत है। अगर आप कहेंगे जी गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट किया तो आई एम सॉरी, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी तरह हमारे जो यूके से एक तलक रखते हैं साहिल चौधरी साहब इज द पैटर्न ऑफ पंजाब। अब यकीन करें कि उस पर्सनैलिटी ने ताइक्वांडो के बच्चों से मोहब्बत करते हुए गरीब बच्चों के साथ अपने आप बेहतर करते हुए फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया है कि हमारी जो इंटरनेशनल लाइसेंसिंग है, गरीब बच्चे जो परचेज नहीं कर सकते, जो यानी कि सर्टिफिकेशन नहीं हासिल कर सकते, उनको ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया और वो एज ए पैटर्न उन्होंने अपना किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे हमारे पंजाब की और इस मुल्तान रीजन के लिए ताइक्वांडो के लिए फ्री इक्विपमेंट, फ्री सर्विसेज, एक्सेसरीज, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया कि यार हम ये बच्चों के अंदर जो है डेवलपमेंट लाएं और ताइक्वांडो की तरक्की के लिए काम करें। अगर यही किरदार गवर्नमेंट अदा करे पूरे पाकिस्तान के अंदर तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान का किसी कोने में भी कोई बुराई जन्म ना ले, हर बच्चा मुआशरा हमारा बुराई से पाक हो जाए। जैसे अभी सर बता रहे थे कि हमें फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए हमें खुद अपना किरदार अदा करना है, हमें किसी के क्वेश्चन का इंतजार नहीं करना चाहिए। हुकूमतों का क्या किरदार है ताइक्वांडो की प्रमोशन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, और जो सेल्फ डिफेंस है वो किस तरीके से जो है हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ये किस तरह सपोर्ट करता है, हम मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। चॉकलेट क्या है? आओ, डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल पुत्र विआह तो बाद पराए हो जाते ने। ओए अम्मा, तू ते मेरी रानी है, रानी। हुण इस घर सिर्फ इको ही रानी है। नवी कैडबरी डिलाइट सिर्फ 10 रुपए। दिल जित लो डिलाइट नाल। सिर्फ डायमंड सुप्रीम फोम दे 12 साल की गारंटी के साथ बेहतरीन कस्टमर केयर और सर्विस। सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी फोम। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और हम डिस्कस कर रहे थे ताइक्वांडो की डेवलपमेंट के बारे में और हमने देखे हैं बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट्स और हमारे साथ इंटरनेशनल कोच ताइक्वांडो मोहम्मद मजहर साहब मौजूद हैं। जी मजहर साहब, आप बता रहे थे हमें कि ताइक्वांडो की जो है वो इस टाइम बच्चे जो हैं वो सीख भी रहे हैं सारा कुछ और आप उनको कोच कर रहे हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इतना ज़्यादा सपोर्ट इतना क्या है मतलब नहीं है। और एक इवेंट जो इस्लामाबाद में आप बता रहे थे कि होने वाला है और वो भी आप लोगों की अपनी फेडरेशन जो है वो खुद उस चीज़ को कर रही है हैंडल। हाँ जी
इसी यही वो वजूहात हैं, यही वो चीज़ें हैं कि करोड़ों की आबादी में, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि 2 या 4 या 5 प्लेयरों का दस्ता जो एक ह्यूज दस्ता होना चाहिए जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करे, उसके परचम सर बुलंद हो और ओलंपिक के अंदर हमारे कौमी तराने जो हैं वहाँ पे बजें। तो ये वो टारगेट्स हैं कि कम से कम हम अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो स्पोर्ट्स को जरूर दे, उसके लिए कोई लामा अमल बनाए ताकि वो जो एक ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे ने डेवलप होना है उसको जो फैसिलिटेट करना है उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए। तो वो जब तक गवर्नमेंट उसके लिए अपना कदम नहीं बढ़ाएगी, मैं नहीं समझता कि हमारे पास जो फाइनेंशियली हम खुद अपनी मेहनत के बलबूते पर अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट लेकर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं या जो थोड़ा बहुत जो ताइक्वांडो चल रही है या और स्पोर्ट्स चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाती हैं। फिर कोई ना कोई अल्लाह ताला कोई मदद करने वाला बंदा भेज देता है, कोई मुख्तलिफ कंपनीज हैं यहाँ पे हमारे मुल्तान में, वो भी हमें यानी वो फाइनेंस करते हैं फाइनेंस उनकी, यानी कि अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड होता है ना कि मैं अगर इसको फाइनेंस करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो वो बैगिंग वाला एक केस है कि आप जाएं और जाके, अब कोच की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को तैयार करे। मतलब ये कि इस जो मार्शल आर्ट है ताइक्वांडो का, ये कोई जैसे मजहर साहब बता रहे हैं कि उसका कोई पुराने हाल नहीं है और उनको वाकई में इसको एक बैकबोन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कि वो इनको देखें। अच्छा मजहर साहब, इनकी टाइप्स क्या हैं? अगर कोई शख्स घर बैठकर हमें सुन रहा है, जाहिर बात है, और नाज़रीन जानना चाहें कि आप क्या टाइप्स हैं, स्टार्टिंग किस तरह से होती है, फिर वो जो बेल्ट्स के नाम हम सुनते हैं कि जी कहीं चले जाएं कि जी हमारी बच्ची या बच्चा फलाना बेल्ट है, ठीक है, तो हम फिर उस टाइम कहते हैं अच्छा शायद ये पता नहीं आखिर वाला बेल्ट है या क्या, तो वो हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि वो क्या स्टेजेस हैं जिनमें से गुजर के वो मास्टर बनते हैं। जी ऐसे है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में यूनिफॉर्म लेता है और यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके साथ उसको व्हाइट बेल्ट जो उसको पीस का हम निशान कहते हैं, व्हाइट बेल्ट जो है वो एक पहला स्टेप है। उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो एक मखसूस कोर्स है, वो मुकम्मल करता है तो उसके बाद उसको येलो बेल्ट दी जाती है। और व्हाइट से येलो पे सीनियर येलो से येलो बेल्ट हो जाता है, व्हाइट से येलो, ठीक है। और इसी तरह फिर उसको एक कोर्स मुकम्मल करना पड़ता है। जब वो कोर्स मुकम्मल कर जाता है भी उसकी कुछ किक परफॉर्मेंस अच्छी होती है, टेक्निक्स अच्छी हो जाती हैं, तो इट्स मीन कि वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। अच्छा इसमें थोड़ी सी मैं आपको ये बता दूं कि अब अगर आरे माखी हम कर रहे हैं या ममथंग माखी हम कर रहे हैं तो इन टेक्निक की बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जाना। अगर वो किक कर रहा है, अपछागी कर रहा है, यपछागी कर रहा है, किक्स कर रहा है, तो वो किक की परफॉर्मेंस के अंदर और बेहतरी होना, यही अपग्रेडेशन है। और यही बच्चे को पहले अगर हम टांग उठाना सिखाते हैं तो फिर उसको टांग मारनी कैसे वो सिखाई जाती है, फिर उसके ऊपर टांग के ऊपर किक मारने के बाद आपने कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो येलो के बाद फिर कौन सा? येलो के बाद ग्रीन आ जाता है, और ग्रीन के बाद उस टाइम पे हम कम हड्डियां पसलियां तोड़ सकते हैं, मुकम्मल इस काबिल हो जाते हैं। ग्रीन के बाद ब्लू की तरफ आप चले जाते हैं तो वो समझ लें कि थोड़ी सी उसको कह लें कि जी वो एक सीनियर बेल्ट में आ गया, मैच्योर हो गया, अंडरस्टैंडिंग इसकी पूरी होगी, क्योंकि एक मजाक टेन्योर भी पूरा कर चुका हुआ किसी भी किस्म का। मतलब अगर कोई कह दे कि मैं ब्लू बेल्ट हूँ या अगर कोई आपके सामने है और आपने उसको देखा है तो आप फिर यह है कि उससे किसी किस्म का मजाक ना करें, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम है कि हम किसी भी एक्सपर्ट को देखकर और फिर मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। और इसमें ये कहूँगा कि ब्लू बेल्ट के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो अपनी गेम के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जैसे इस अंडरस्टैंडिंग को हम देखेंगे अपने कुछ 2 बच्चों की प्रैक्टिस के साथ, वो आपको दिखाएंगे कि जो एक और ये सर ये कौन सी बेल्ट है? अभी ये बच्चे ब्लू बेल्ट और रेड बेल्ट हैं दोनों बच्चे, और ये आपको फुमजा जो कि फुमजा करके दिखाएंगे। और फुमजे का मकसद ये होता है एक ख्याली दुश्मन को तस्वर करना और उसके साथ फाइट करना। तो फाइट का मकसद इसमें ये होता है, फुमजे का मकसद ये होता है कि वो जो परफॉर्मेंस है उसमें आपने ब्लॉक भी किया है और आपने अटैक भी किया है। अच्छा, आपने अपना डिफेंस भी करना है और आपने अटैक भी करना है। डिफेंस और अटैक दोनों चीजें उसके अंदर आती है, तो उसको हम फुमजा कहते हैं। क्या जी आप लोगों के इंट्रोडक्शन दीजिए। उसामा नेशनल प्लेयर भी हैं और मेडल होल्डर भी हैं, और इसी तरह शर्जील भट्ट ये भी नेशनल प्लेयर भी हैं और पंजाब के भी मेडल होल्डर हैं। और ये बच्चे अभी ब्लैक बेल्ट तक नहीं पहुंचे, लेकिन आप इनके परफॉर्मेंस दिखाने का मकसद ये था
कि अगर बच्चे गेम कर रहे हैं तो ये छोटी एज में आए हैं तो बड़े हुए हैं, लेकिन ये कि इनमें मैं फिर वही कहूंगा कि इनके वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी सपोर्ट है कि वालिदैन ने इनको कंटिन्यू जो ताइक्वांडो है वो उसके लिए भेजा है, करवाई है। मैं समझता हूँ कि यही वो बेसिक रूट है। वालिदैन अगर सरपरस्ती करें तो आई थिंक इससे बड़ी कोई और बात आपके नहीं है। बच्चे भी इसी तरह स्ट्रांग हो सकते हैं, और फिर यह है कि इनको तो कोई तंग नहीं करता होगा ना क्लास में, ना स्कूल में, ना कहीं। ये तो आप थैंक यू सो मच उसामा एंड शर्जील ज्वाइन करने के लिए, और हमें ये दिखाने लगे हैं फुमजा, आई थिंक ये मार्शल आर्ट्स टाइप है, टेक एंड डिफेंस की। जी श्रेयत थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे। यस श्रेयत केमने चुंबी थाइगो इल्जन फर्स्ट फुमजा खेर मैचो ने दुल सही नेट यस यस ने दुल सही नेट यस यस ने दुल सही नेट चंबी। तो ये था हमारा फुमजा थाइगो इल्जन, द फर्स्ट फुमजा। स्पेस क्योंकि कम है तो मैंने कहा छोटे से छोटा, और लेकिन इसको करवाने का जो मकसद था, बताने का मकसद था, वो ये था कि एक तस्वर में अपने दुश्मन को तस्वर करना और उसके साथ अपनी किक और पंच का बेहतरीन इस्तेमाल करना, पावर के साथ इस्तेमाल करना। यानी कि अगर आप यही फुमजा छोटे बच्चे करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यार पावर इस्तेमाल नहीं हुई, उसमें थोड़ी सी टेक्निक नहीं इस्तेमाल हुई। नहीं, पता चल रहा है उनकी जब ये कर रहे हैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये अपग्रेडेशन का मकसद यही है कि फुमजा वो बच्चा व्हाइट बेल्ट भी करेगा, येलो बेल्ट भी करेगा, ग्रीन बेल्ट भी करेगा। जब ब्लू बेल्ट और रेड बेल्ट या ब्लैक बेल्ट वो फुमजा कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा हाँ इसमें फुमजे में जान है, पावर है। वो देखने में पता चल रही थी जब वो लोग एक्शन कर रहे थे या किक कर रहे थे या जो कहते हैं पंच कर रहे थे, तो उसमें पता चल रहा था कि वो स्ट्रांग है और वो यूज ऑफ पावर है, वो सॉफ्ट पावर जैसे बच्चे भी कर रहे थे, तो बहुत ही क्यूट था जो उससे पहले उन्होंने किया है। तो थैंक यू सो मच उसामा एंड शर्जील हमें हमारे नाजरीन को दिखाने के लिए कि एक जो मार्शल आर्ट की टाइप है फुमजा वो कैसा होता है। तो सर ये इसमें कोई एज का तो नहीं होता ना कि किस मतलब आप किसी भी एज में आप ब्लू बेल्ट तक जा रहे हैं या कुछ भी, और ऐसे लोग जो ये सोच रहे हो कि अच्छा भाई हम तो बहुत ही बड़े हो गए, नहीं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि इसमें एज का कोई है, बल्कि यकीन करें आप, मैं जो बहुत ज्यादा एज के लोग हैं उनको इसकी तरफ राग़ब करता हूँ कि भाई आप घर से निकले और ग्राउंड की तरफ आए, और किसी से प्यार नहीं करना, आपने अपने आप के साथ प्यार करना है, अपने साथ मोहब्बत करनी है। आप यकीन करें, आप यकीन करें, फैक्ट है, ये बात सच है। देखिए सर इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी इस चीज के साथ। हम कई दफा ना खुशी एक्सपेक्टेशंस दूसरे चीजों के साथ अटैच कर लेते हैं। मैं सिर्फ इंसानों या दूसरी चीजों की बात नहीं कर रही, आपको सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरी दोस्त बहुत कहती होती है अपने आप से प्यार करोगे तो फिर ही आप अपना ख्याल रखोगे, और ये उस ख्याल रखने में अपने सेल्फ डिफेंस का बहुत हाथ है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। इसका जो मीनिंग है वो यही है कि आप अपनी केयरिंग, चाहे वो फ्यूचर के हवाले से हो चाहे फिजिकल फिटनेस के हवाले से हो, जितना बेहतर आप अपने आप को खुद करेंगे वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। अगर आप अपने साथ खुद सिंसियर नहीं है तो चाहे मैं जितना मर्जी सिंसियर हूँ कोई तो फायदा, कोई भी नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं। आप ये देखेंगे आप सिंसियर नहीं है तो कोई भी नहीं होगा। चलें इस पर बात करते हैं। अब्दुल्ला आप बताइए कि जो कोविड डेज थे, अब हम एंटरप्रेन्योरशिप की को ये है कि रिज्यूम करते हैं उसकी बात को, कि जब ग्लोबली काफी कोविड ने इफेक्ट किया हुआ था, आपने बताया जैसे जिक्र किया कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी क्या पूरी दुनिया में नौकरियां खत्म हो गई थी, बेरोजगार हो गए थे और उस टाइम उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। फिर ये है कि महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई थी, और ये है कि उसको किस तरीके से फिर ये कि आपकी जो गाइडेंस है उसने किस तरह से डील किया, और आजकल की सिचुएशन में भी हम कैसे कर सकते हैं अपने बिजनेस को सेटल, और उसी बात को बताइए जो आप कर रहे थे इससे पहले। तो इसमें बड़ी बुनियादी 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इंसान ने कोई भी काम करना हो, कारोबार हो या इसके अलावा भी कोई काम हो, जैसे बाकी चीज़ों का भी जिक्र हो रहा है, तो उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि नॉलेज,
नॉलेज कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है या नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें चीज़ों का नॉलेज डिफरेंट तरीकों से मिलता है, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से, इन चीज़ों से। और आजकल के दौर में नॉलेज हासिल करना बिल्कुल मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। आप जिस चीज़ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इंटरनेट के ऊपर आप गूगल करें, यूट्यूब के ऊपर देखें, हर चीज़ का नॉलेज आपको मिल जाएगा आराम से, वन टच पे। अब हर चीज आपके घर के अंदर आपके हाथ में मौजूद है, हर चीज़ का। दूसरी चीज़ ये है कि स्किल, कि आप में स्किल होनी चाहिए। स्किल हासिल करना भी आजकल के दौर में बहुत आसान है, बहुत सस्ता भी हो चुका है। एक पहले लोग इंजीनियरिंग करते थे, 4-4 साल लगाते थे। पाकिस्तान में 2 यूनिवर्सिटियाँ होती थी, चंद 100 लोगों का दाखिला होता था। अब बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसके बाद कई टेक्निकल कॉलेजेस हैं, कई टेफ्टा, नेफ्टा और इस तरह के बेशुमार इदारे हैं जो आपको चीज़ें सिखा देते हैं। और बहुत सारी स्किल्स आपको कंप्यूटर पर भी मिल जाती हैं। और ये आपको मिल जाता है। तीसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड। कि आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये फर्स्ट स्टेप कि एटीट्यूड आपका है कि नहीं। आपको नॉलेज भी है, आप में स्किल भी है, और फिर भी आप कहते हैं फिर मैं कर लूँगा, कल कर लेंगे, कल कभी आएगी नहीं। तो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और एक जुमला है वो यही है कि सोच लेंगे इस बारे में, और ये है कि आप वो स्टेप नहीं ले रहे, मतलब कि ये भी चीज लीड करती है वो फर्स्ट स्टेप के साथ आपकी। तो वो ये एटीट्यूड होना बड़ा जरूरी है कि आप लोगों के माइंडसेट के ऊपर काम करें। क्योंकि जब भी, जैसे कोविड भी आया, कोविड की बात से कि हमारी फिर पूरी दुनिया के अंदर ही, पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। यार मर गए, लुट गए, ये हो गया, फलां हो गया। तो आप वो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि आप अपना एटीट्यूड जो है ना पॉजिटिव करें। आप कहें कि मैं कर सकता हूँ, ये भी नहीं कि मैं हर काम कर सकता हूँ, जो आपकी सलाहियत है, जो आपका नॉलेज और स्किल है, आप उसको ही देखें। और माशरे में पॉजिटिविटी, जैसे आपने पहले भी कहा था, करें। ये कोविड के अंदर भी हम लोगों को यही माइंडसेट दे रहे थे ऑनलाइन कोर्सेज में, चीज़ों में, कि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और जो आप एफर्ट कर सकते हैं ना, वो एफर्ट आप करें। बिल्कुल। अगर आप वो करेंगे तो उससे बेहतर की तरफ आप जाने वाले बन जाएंगे। ये बात हकीकत है कि अल्लाह पाक फिर उस चीज को आपके लिए आसान कर देता है। वो कहते हैं ना, नियत आपकी, वो क्या जुमला हम कहते हैं कि नियत ने एक मंजिल आसान। तो उसमें ये कि आपका पहला स्टेप तभी होगा ना जब आप ये 3 जो इन्होंने चीजें कही हैं बड़ी बेसिक है, कि आप अपना पहले तो सोचें क्या करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड देन आपका एटीट्यूड जो है कि आप उसको सीरियस करें। सोचने से चीज़ों को पेपर पे ड्रॉ करें, मेरी ये है, अच्छा ये चीज़ जो है वो हम बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये जो है हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं और इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम की बिल्कुल एंडिंग है। अब आपसे हम एक मैसेज लेना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, जो आप अपनी तरफ से नाज़रीन को देना चाहें। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, सबसे पहले तो आप जो है ना ऑडियंस को बताइए, अगर आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं, यूथ को स्पेशली। अभी चूँकि कई मैसेजेस दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि एटीट्यूड की बात हो रही है तो अचानक मुझे एक शेर ज़हन में आ गया। मैं बहुत 10 साल 11 साल हो गए शायद, उससे जिक्र आगे अचानक याद आ गया। वो था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्योंकि आप ये हो गया, फलां हो गया। तो हम जो एटीट्यूड की बात कर रहे थे, तो उसमें यही है कि जो आपके बस में ना, आप वो करें, अपने लिए भी, अपने मुआशरे के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, मुल्क के लिए। जैसे सर ने भी कहा, पाकिस्तान के परचम आपने चूंकि आगे ले जाना है, तो वो उसके लिए जो आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं वो करें। बहुत अच्छी बात कही मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, और 3 इंफॉर्मेटिव बातें आपको बताई मोटिवेट करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने हमें इतना इंपॉर्टेंट बातें बताई और टाइम दिया। ठीक है, और अब मज़हर साहब आपकी तरफ आते हैं, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्रोग्राम के थ्रू। जी, आपके शुक्रिया। मेरा ये यंग जनरेशन के लिए स्पेशली ये है कि माशाल्लाह आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक अच्छे हस्ती से मिलने का मौका मिला और कुछ सुनने और समझने का मौका मिला। तो ये आप सबके लिए मौका है कि फॉलो अप करें। आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप वर्किंग के लिए नहीं आगे जाते, प्रैक्टिकली आप कदम नहीं उठाते। सोचना बंद कीजिए और काम की तरफ आइए। बिल्कुल, काम की तरफ आइए जी, और पहला स्टेप लीजिए। पहला जो है वो अपनी जिंदगी में बारिश का पहला कतरा बनिए। और बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपके टाइम का, इतने अच्छे मार्शल आर्ट्स इन स्टूडेंट्स का, इन बच्चों का। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के साथ नए मेहमानों के साथ नई बातों के साथ हाजिर होंगे। अपनी मेजबान दुरे शहवार को रोहिया 10 से इजाजत दीजिए।